जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल KTV स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है पागल पड़ोसन। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। हरपुर नाम का एक गांव था जहां चारों ओर हरियाली थी, बीच में एक पोखर और खेतों में लहराती फसलें। लेकिन इन दिनों गांव में सबसे ज्यादा चर्चा एक औरत की थी जिसे सब पागल पड़ोसन कहने लगे थे। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था। हाँ, जब वह पहली बार गांव में आई थी तो लोगों ने उसे एक बंद ट्रक से उतरते देखा था। वह अकेली थी, बिना किसी सामान के, सिर पर बड़ा सा घूंघट, आंखों में अजीब सी चमक और कदम ऐसे जैसे किसी को ढूंढ रही हो। हरिपुर के ठाकुर साहब ने उसे सबसे पहले देखा था। उस दिन वह अपनी जीप लेकर बाजार से लौट रहे थे, तभी गांव के मुहाने पर एक औरत खड़ी दिखी। कौन हो बहन, कहाँ जाना है? ठाकुर साहब ने पूछा। लेकिन औरत कुछ नहीं बोली, चुपचाप देखती रही जैसे कुछ सोच रही हो। फिर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ चली। लोगों ने सोचा कि शायद वह किसी रिश्तेदार की यहाँ आई होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते सब कुछ उल्टा होने लगा। उस औरत ने गांव के बाहर एक पुराने बंजर पड़े खपेल मकान में रहना शुरू कर दिया। वह मकान सालों से बंद था। कहते थे कि वहां कोई आत्मा भटकती है, लेकिन उस औरत को जैसे डर नहीं लगता था। सुबह सुबह वह खेतों में जाती, हाथ में एक मिट्टी का कटोरा लिए। कभी किसी के खेत से मिट्टी उठाती, कभी पानी भरती और फिर खुद से ही बातें करती। बच्चे उसे देखकर डरते, औरतें ताने मारती, अरे दूर रहो उस पागल से, न जाने कौन सी बला है। धीरे धीरे गांव में अजीब बातें होने लगी। किसी के घर की मुर्गी गायब, किसी के आंगन से दूध की बाल्टी उलटी मिली, कुछ की भैंस अचानक बीमार पड़ने लगी। औरतें कहती, यही पागल है, यही टोना करती है। लेकिन ठाकुर साहब कुछ नहीं कहते। उन्हें लगता था कि वह औरत कुछ कहती नहीं, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा है। एक रात गांव के हरिशंकर की बेटी लाली घर से अचानक गायब हो गई। सारा गांव इकट्ठा हुआ। ढूंढने पर पता चला कि लाली उस बंजर मकान के पीछे बेहोश मिली। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था और होंठ कांप रहे थे। वह बस एक ही बात कहती रही। उसने बुलाया, उसने कहा कि मैं उसकी बेटी हूं। गांव वाले गुस्से में आ गए। भीड़ उस औरत को पीटने के लिए दौड़ी। लेकिन जब सब उसके घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। मकान में सिर्फ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। गांव का मास्टर राम बिहारी, जो पढ़ने में तेज था, उसने डायरी खोली तो उसमें लिखा था, मैं वापस आ गई हूं। जो मुझसे छीना गया था वो अब वापस लूंगी। राम बिहारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने गांव वालों को पढ़कर सुनाया। सब सन्न रह गए। क्या यह वही है जो सालों पहले मर गई थी? किसी ने धीरे से पूछा। तब ठाकुर साहब बोले, हाँ, शायद वही है। ठाकुर साहब ने सबको चुप रहने को कहा और खुद उस रात उस मकान में जाकर रुके। उन्होंने तय किया कि सच जानकर ही मानेंगे। आधी रात को जब गांव सोया था, ठाकुर साहब की जीप की लाइट बंद हुई और वह पैदल उस खपेल के घर की ओर बढ़े। मकान के अंदर दिया जल रहा था और कुछ गूंज रहा था, कोई मंत्र, कोई पुरानी पीड़ा। तभी उन्हें लगा किसी ने दरवाजे के पीछे से देखा। कौन है? ठाकुर साहब ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक साया तेजी से निकला और पीछे के जंगल की ओर भागा। ठाकुर साहब दौड़े उसके पीछे, पर वो औरत नहीं, कोई और ही निकला। एक बूढ़ा, झुका हुआ लेकिन तेज नजरों वाला आदमी। उस बूढ़ी ने कहा, उसे मत रोको ठाकुर, वो जो कर रही है उसका हक है। ठाकुर चौंके, कौन है वो और तुम कौन? बूढ़ा हंसा, तुम्हारे बाप ने जो किया था वो अब तुम्हारे गांव को चुकाना होगा। ठाकुर साहब ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे में गुम हो गया। ठाकुर सहम गए। अगली सुबह गांव में यह बात फैल गई कि ठाकुर साहब उस औरत के घर में रात बिताकर आए हैं। लोग कानाफूसी करने लगे, कहीं ठाकुर ही तो कुछ नहीं छिपा रहे। अब गांव में हर दिन एक नई कहानी बनती। कोई कहता वह पागल लोगों की आत्माएं खींचती है, तो कोई कहता वह साध्वी है जिसे धोखा मिला है। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने झोली झटकारी और बोला, इस गांव की हिफाजत अब मुश्किल है। जो कुछ सालों पहले दफनाया गया था वह अब खुद चलकर आया है।
गांव वाले घबरा गए। बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना किया गया। रात को दरवाजे बंद, खिड़कियां ठुकी, लेकिन उस पागल पड़ोसन की परछाई फिर भी हर चौखट पर दिखती, कभी रोती, कभी हंसती और कभी कभी लोरी गाती हुई। अब हर कोई जानना चाहता था, वो है कौन? उसका इस गांव से क्या रिश्ता है? वो सच में पागल है या कुछ और? हरिपुर गांव की हवा अब बदलने लगी थी। वो सन्नाटा जो पहले खेतों और पगडंडियों का हिस्सा था, अब डर बनकर गांव वालों की छाती पर बैठा था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में घुस जाते, दरवाजों की सांकलें खटकने लगती और आंखें चौखट पर टिकी रहती। पागल पड़ोसन का नाम अब धीरे धीरे डर का पर्याय बन चुका था। बच्चे तो दूर, जवान भी उस खपैल वाले मकान के पास से गुजरते हुए नजरें झुका लेते। एक रात गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास कुछ अजीब हुआ। रात के 2 बजे थे। अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। इतनी भयानक चीख थी कि पूरे गांव की नींद खुल गई। हर कोई खिड़की से झांक रहा था, पर बाहर घना अंधेरा था। कुछ लोगों ने कहा कि वह आवाज कुएं की ओर से आई थी। गांव के कुछ जवान हिम्मत करके डंडा लेकर निकले और कुएं की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कुएं के पास की मिट्टी गीली थी, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। एक पुरानी लाल चुनरी भी वहीं पड़ी थी, जो हवा में फड़फड़ा रही थी, पर आसपास कोई नहीं था। अचानक एक औरत की हंसी गूंजी, तेज, कर्कश और सिर के अंदर गूंज जाने वाली। सब डर से भाग खड़े हुए। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। ठाकुर साहब ने पंचायत बुलाई। सब इकट्ठा हुए। मास्टर राम बिहारी, बनवारी हलवाई, लाला केदार और बाकी गांव वाले। ठाकुर साहब बोले, अब बहुत हो गया, यह टोना टोटका नहीं, कोई पुराना हिसाब है जो पूरा हो रहा है। हमें उस औरत से बात करनी होगी। पर किसे भेजे, यह सवाल था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार मास्टर राम बिहारी ने कहा, मैं जाऊंगा। शाम होते होते मास्टर साहब अकेले उस खपैल मकान की ओर बढ़े। उनके हाथ में सिर्फ एक लालटेन थी और दिल में ढेर सारा डर। जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो देखा दरवाजा पहले से खुला था। अंदर दिया जल रहा था और धूप की हल्की गंध थी। वो चुपचाप अंदर गए। अंदर एक कोना ऐसा था जहां कई तस्वीरें थी, कुछ फटी हुई, कुछ जली हुई और कुछ बिल्कुल नहीं। एक तस्वीर देखकर मास्टर साहब चौंक गए। वह खुद उनकी स्कूल की पुरानी छात्रा थी, जिसे सालों पहले सबने मरा हुआ समझा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, आपने मुझे पहचान लिया? मास्टर साहब ने मुड़कर देखा, वही औरत, पर आज उसकी आंखों में न पागलपन था न डर। वो शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो किसी तूफान से पहले की शांति को दिखा रहा था। मास्टर बोले, तुम शांति, तुम तो मरी हुई थी। वो मुस्कुराई। मरा वो था जो भरोसा करता था, अब जो लौटा है वह हिसाब लेने आया है। मास्टर साहब कुछ समझ नहीं पाए। तभी औरत ने उनकी ओर एक फटी हुई डायरी बढ़ाई। ये पढ़िए, सब कुछ लिखा है इसमें। मास्टर साहब कांपते हाथों से डायरी ली। उसमें जो लिखा था वह गांव के इतिहास का सबसे काला पन्ना था। सालों पहले गांव के कुछ दबंगों ने मिलकर शांति की मां को डायन बताकर जिंदा जला दिया था। वो औरत गांव में झाड़ फूंक किया करती थी, पर उसकी नजरें सीधी थी और वह किसी ठाकुर की बातों में नहीं आती थी। बस यही उसकी गलती थी। गांव वालों ने मिलकर उसे खेतों के बीच जला दिया और उसकी छोटी बेटी शांति को गांव से भगा दिया। तब से उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन अब सालों बाद वह लौटी थी, उसी मकान में जहां उसकी मां का खून हुआ था। मास्टर साहब अवाक रह गए। उन्होंने पूछा, पर अब क्या चाहती हो? शांति बोली, कुछ नहीं, बस सबको याद दिलाना चाहती हो कि वह चीखें अब भी हवा में है और जो किया गया उसका हिसाब एक एक से लिया जाएगा। अगले दिन सुबह गांव के एक बूढ़े लाला केदार की लाश कुएं से निकली। उसके गले में वही लाल चुनरी लिपटी हुई थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। सबने तय किया, अब यह औरत खतरा है, इसे गांव से बाहर निकालना होगा। भीड़ इकट्ठा हुई, लाठियां और मशाले लेकर उस मकान की ओर बढ़ी। पर जैसे ही वहां पहुंचे, मकान में कोई नहीं था। मकान की दीवारों पर किसी ने काली स्याही से लिखा था, अभी तो एक की बारी थी, बाकी तो लाइन में है। गांव वालों की रूह कांप गई। सब चुपचाप लौट आए। लेकिन उस रात एक और चीख गूंजी, इस बार गांव के बनवारी हलवाई के घर से।
अब हर रात गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ गूंजता था, एक हंसी, एक रोना और कभी कभी लोरी, जैसे कोई माँ अपनी मरी हुई बेटी को सुला रही हो। हरिपुर गांव की हवाओं में अब एक अलग सी थरथराहट थी। अब गांव के कुत्ते रात में भौंकते नहीं थे, वे चुपचाप किसी अज्ञात डर के नीचे दबे रहते। मवेशी बिना वजह बेचैन रहने लगे थे। पेड़ों पर बैठने वाले पक्षी भी जैसे सूरज ढलने से पहले ही अपना रास्ता बदल लेते। गांव की औरतें अपनी चूड़ियां उतार चुकी थी और बच्चे अब दादी नानी की गोद में छिपे रहते। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य शिकंजे में जकड़ गया हो। पिछले 2 हफ्तों में 3 मौतें हो चुकी थी, लाला केदार, बनवारी हलवाई और रामचरण लोहार। तीनों की लाशें अलग अलग जगहों पर मिली थी, लेकिन एक बात एक जैसी थी। तीनों की आंखें फटी हुई थी और चेहरे पर मौत से पहले की घबराहट साफ दिख रही थी। पुलिस बुलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ठाकुर साहब ने एक बार कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही थाना पहुंचने वाले थे, उनकी जीप की ब्रेक फेल हो गई। बस उसी दिन से पूरे गांव ने तय कर लिया था कि अब जो होगा अपने ही बूते निपटना होगा। मास्टर राम बिहारी अब भी सबसे समझदार माने जाते थे। उन्होंने गांव के सबसे पुराने दस्तावेज निकालने शुरू किए, जो पंचायत भवन में बंद लोहे की अलमारी में रखे थे। वहां से उन्होंने कुछ चिट्ठियां और कुछ पुराने नक्शे निकाले। ये कागज इतने पुराने थे कि काई लग चुकी थी और कुछ तो आधे सड़े हुए थे, लेकिन एक दस्तावेज ऐसा था जो उनकी आंखों को चौंका गया। उसमें दर्ज था हरिपुर दंडनामा, यानी उन लोगों की सूची जिन्हें गांव से निकाला गया था या जिन्हें दंड दिया गया था। उस सूची में शांति की मां का नाम साफ लिखा था, कुसुमलता टोना टोटका, गांव में नफरत फैलाने का आरोप, जनमत से मृत्युदंड। और उस पन्ने के नीचे लाल स्याही से एक और नाम लिखा था, शांति रायब। मास्टर साहब की उंगलियां कांपने लगी। उन्होंने उस दस्तावेज को अपने झोले में रखा और गांव के बाहर बने उस वीरान मंदिर की ओर चल दिए, जहां शांति की मां कभी झाड़ फूंक किया करती थी। वहां अब सिर्फ टूटी हुई दीवारें थी और झाड़ियां, मगर मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें लगा जैसे कोई अब भी वहां बैठा हो। एक दिया जल रहा था और मिट्टी में किसी के पैरों के निशान थे, एकदम ताजा। अचानक उनकी नजर मंदिर की पिछली दीवार पर पड़ी। वहां सफेद रंग से कुछ लिखा था, सच को जितना दबाओगे वह उतना चीखेगा। उसी रात ठाकुर साहब को सपना आया। सपने में वह जल रहे थे और कोई औरत बार बार कह रही थी, माफी मांग लो ठाकुर, नहीं तो अगला नंबर तेरा है। पसीने में भीगे ठाकुर साहब नींद से उठे और पहली बार किसी के आगे झुके। मास्टर राम बिहारी के सामने बोले, सच जो भी हो निकालो मास्टर, अगर हमने पाप किया है तो उसकी सजा भुगतने को तैयार हो। मास्टर साहब ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और उस मंदिर में चलने को कहा। भीड़ झिझकते हुए मंदिर पहुंची। वहां की दीवारों पर कई नाम लिखे थे जिन्होंने कुसुमलता को जलाने में भाग लिया था। एक एक नाम सबके सामने। ये नाम देखकर गांव वालों के चेहरे सफेद हो गए। तभी एक जानी पहचानी हंसी गूंजी, शांति की। वह मंदिर की छत पर खड़ी थी, बिल्कुल काली साड़ी में, बाल खुले, हाथ में वही लाल चुनरी। उसने कहा, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे बस वह चाहिए जो मुझसे छीना गया, मेरी माँ की इज्जत, मेरी जिंदगी और अब तुम्हारी नींद। भीड़ में से कुछ लोग भाग गए, कुछ वहीं रोने लगे। ठाकुर साहब ने हिम्मत करके पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? शांति नीचे उतरी, सबके बीच से गुजरी, हर चेहरा नीचे था। वह धीरे से मास्टर साहब के पास गई और कहा, अब सच सबके सामने है। अब देखना यह है कि यह गांव अपना चेहरा बदलता है या फिर यह चेहरा मेरी आग में जलता है। उसके बाद वह अचानक गायब हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा मंदिर की छत से एक आदमी की लाश लटक रही थी। वो था भोला राम, जो कुसुमलता को जलाने वालों में सबसे आगे था। उसके माथे पर राख से लिखा था, गुनहगार। गांव अब 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक जो शांति के समर्थन में था और एक जो अब भी उसे पागल मानता था। लेकिन धीरे धीरे वह समर्थन बढ़ने लगा। लोग मंदिर जाने लगे। कुसुमलता की पुरानी तस्वीरें वहां रखी गई और गांव के बच्चों को उसकी कहानियां सुनाई जाने लगी। एक सच्ची औरत, किसे नफरत और अंधविश्वास ने जला दिया। पर क्या शांति अब भी गांव में है? कोई नहीं जानता। पर रात में कई लोग अब भी कहते हैं,
जब हवाएं तेज चलती हैं, तब एक औरत की परछाई मंदिर की दीवार पर नाचती है, और जब कोई बच्चा रोता है तो कोई उसे लोरी गाकर सुलाता है। और तभी एक दिन मास्टर राम बिहारी की डायरी में एक नया पन्ना जुड़ जाता है, बिना किसी ने लिखे, बस लाल स्याही में लिखा होता है, अब गांव तैयार है अगले सच के लिए। गांव की हवा में अब भी डर की हल्की सी चुभन बनी हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ एक अजीब सा अपनापन भी पनपने लगा था। जो लोग कल तक शांति को पागल मानते थे, अब उसकी आंखों में जलती सच्चाई को महसूस करने लगे थे। मंदिर की दीवारों पर राख से लिखे नाम अब मिटा दिए गए थे। उनकी जगह फूलों की माला और दिए रखे जाते। कुछ लोगों ने मंदिर को साफ सुथरा बना दिया था और वहां हर शाम शांति पाठ होने लगा था। मास्टर राम बिहारी दिन रात उस डायरी में उलझे रहते, जिसमें खुद ब खुद लाल स्याही में नए पन्ने जुड़ते जा रहे थे। अब तक उस डायरी में 6 और नाम आ चुके थे, वो लोग जो किसी न किसी तरह शांति या उसकी मां के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल थे। लेकिन अब सवाल यह था कि वह नाम खुद डायरी में कैसे आ रहे थे, कौन लिख रहा था? क्या शांति अब भी यही थी, या फिर यह गांव की आत्मा थी जो खुद अब न्याय कर रही थी? इन्हीं सवालों के बीच एक दिन गांव के छोटे लड़के चिंटू ने पंचायत भवन के पीछे एक गड्ढा देख लिया। वहां से मिट्टी ताजा खुदी हुई लग रही थी। जब गांव के कुछ लोगों ने उस जगह खुदाई शुरू की, तो अंदर से एक पुरानी लोहे की संदूक निकली। उसमें एक लाल रंग का दुपट्टा, कुछ जले हुए कागज और एक लटकी हुई चूड़ियों की जोड़ी मिली। साथ ही एक रुमाल जिस पर कढ़ाई में नाम लिखा था, शांति। गांव वालों को अब यकीन हो चला था कि शांति मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी यहाँ है और गांव के पापियों से बदला ले रही है। ठाकुर साहब, जो अब तक डर के साए में जी रहे थे, एक रात अकेले मंदिर पहुंचे और फर्श पर सिर टिका दिया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, माफ कर दे बिटिया, अगर तुझसे गलती हुई थी तो सजा मुझे दे, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। ठाकुर का बेटा रवि पिछले 4 दिनों से बुखार में तप रहा था और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वह बार बार बड़बड़ाता था, चुनरी मत छीनो, वो मेरी माँ की है, वापस दो। जबकि उसने कभी शांति या उसकी माँ को देखा तक नहीं था। गांव में अफवाहें फैल गई कि शांति अब छोटे बच्चों में दाखिल हो गई है और उसके जरिए उन लोगों से संवाद करती है जो अब तक सच से मुंह मोड़े बैठे हैं। कुछ ने तो यह भी कहा कि उसे अब देवी मान लेना चाहिए और मंदिर को शांति देवी का स्थान घोषित कर देना चाहिए। लेकिन मास्टर साहब को इस पर यकीन नहीं था। उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें इस राज्य की जड़ तक जाना होगा। एक रात जब गांव पूरी तरह नींद में था, मास्टर साहब अकेले ही कुसुमलता के पुराने मकान में घुस गए। ये वही घर था जिसे गांव वालों ने शापित कहकर वीरान छोड़ दिया था। लेकिन जब मास्टर अंदर पहुंचे तो वहां उन्हें जले हुए दियों की महक आई। एक कोना अब भी साफ रखा गया था और दीवार पर कोयले से कुछ लिखा था, आत्मा वहीं भटकती है जहां अधूरी कहानी छूटती है। मास्टर समझ गए कि यह आत्मा किसी से बदला लेने नहीं आई, यह न्याय की खोज में थी। उस रात उन्होंने उसी जगह बैठकर शांति की डायरी से सारे नाम पढ़ने शुरू किए। अचानक एक नाम पर आकर वह चौंक गए, पंचायत के पूर्व सचिव सुरेश। वह आदमी तो पिछले 5 सालों से गांव में ही नहीं था। उसने नौकरी छोड़ दी थी और कहीं चला गया था। अगले ही दिन गांव में खबर आई, सुरेश की लाश उसके शहर वाले मकान में मिली थी। चेहरे पर वही डर का भाव और उसकी दीवार पर खून से लिखा था, तू गवाही से भाग गया पर गुनाह से नहीं। अब किसी को संदेह नहीं रहा कि यह सब कुछ सामान्य नहीं है। गांव अब सन्नाटे में डूबा था, लेकिन एक नई चेतना उसमें आकार ले रही थी। शांति अब एक नाम नहीं रही, वह अब एक प्रतीक बन गई थी, सच का, न्याय का और उस आवाज का जिसे सालों दबाया गया। गांव के बच्चे अब मंदिर के सामने खेलते हुए कहते थे, देखो देखो दीदी आई है, वो मुस्कुरा रही है। और जब कोई ध्यान देता तो देखा जाता कि एक लाल साड़ी हवा में झूल रही होती, जैसे पैरों के बीच से कोई गुजर गया हो। मास्टर साहब अब भी डायरी लिख रहे थे। उन्होंने आखिरी पंक्ति में लिखा, गांव की आत्मा जाग चुकी है, अब यह गांव वही नहीं रहेगा। सच अब इसकी मिट्टी में बहता है। गांव अब वैसा नहीं रहा था। हर घर की दीवारों पर अतीत की कुछ धूल जरूर बची थी, लेकिन उन पर अब डर की नहीं, एक अजीब सी चुप्पी की परत जम चुकी थी। मंदिर की घंटियां पहले जैसी नहीं बजती थी। बच्चे अब हंसते हुए खेलते थे।
लेकिन बीच बीच में किसी खाली गली की ओर देखते हुए चुप हो जाते थे, मानो कोई देख रहा हो। मास्टर राम बिहारी के चेहरे पर अब हमेशा चिंता की एक रेखा बनी रहती। वो रोज उस डायरी को पढ़ते और हर बार उसमें कोई नई बात जोड़ी मिलती, एक नया राज, एक नया संकेत। लेकिन अब वह थकने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन उन्होंने डायरी बंद करके खुद से कहा, अब बस, अब सच सामने लाना ही होगा, भले ही इसके लिए मुझे खुद उस आत्मा से सामना क्यों न करना पड़े। उसी रात गांव के कुएं के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसके बाल सफेद, पैर नंगे और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने गांव के कुछ लोगों को पास बुलाया और कहा, शांति अब नहीं चाहती कि गांव डर में जिए। वो बस चाहती है कि उसकी मां को इंसाफ मिले और उसकी सच्चाई लोगों के सामने आए। जब गांव वालों ने पूछा, तो कौन है, वो बस मुस्कुराई और अंधेरे में खो गई। सुबह पंचायत में फिर हंगामा हुआ। मंदिर की घंटियों से आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। और उसी समय ठाकुर का बेटा रवि, जो महीनों से बीमार था, अचानक उठकर बोल पड़ा, मां को वापस लाओ, वो कुएं में नहीं गिरी थी, उसे धक्का दिया गया था। पूरा गांव सन्न रह गया। ठाकुर साहब ने उसे झटका दिया, क्या बकवास है यह? लेकिन रवि चिल्लाने लगा, मैंने देखा था, उस रात चाचा सुरेश उसे पकड़कर ले जा रहे थे। मैंने देखा था, सारे पत्ते अब खुलने लगे थे। सुरेश, जो अब मर चुका था, वही असली गुनहगार था। गांव की सारी साजिश का सूत्र था। उसी ने कुसुमलता की इज्जत को उजागर करने की धमकी देकर उसे मजबूर किया था। और जब वह विरोध करने लगी, उसे रात में कुएं की ओर ले गया, वहां उसे धक्का दे दिया। और यह सब देखा था उसके भतीजे रवि ने। लेकिन डर और परिवार के दबाव में वो चुप रहा। अब मास्टर साहब को सब समझ आ गया था। डायरी, शांति की आत्मा, रवि का पागलपन, सब कुछ उस एक अधूरे सच के इर्द गिर्द घूम रहा था, जो शांति की आंखों में बसा था और गांव वालों की जुबान पर कभी नहीं आया। मास्टर ने तय किया कि अब गांव को यह सारा सच जानना ही चाहिए। उन्होंने पंचायत बुलवाई और पूरी घटना एक एक करके बताई। सुरेश की साजिश, ठाकुर साहब की चुप्पी, रवि का बचपन का डर और उस रात का कत्ल। सब लोग रो पड़े। बहुतों ने माथे पर राख मल ली और कई लोगों ने मंदिर में दिया जलाकर क्षमा मांगी। उस रात गांव भर में तेज आंधी चली, पेड़ झूमने लगे और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। लोगों ने महसूस किया कि जैसे कोई आत्मा विदा ले रही हो। शांति अब मुक्त हो रही थी। सुबह गांव की गलियों में पहली बार फिर से हंसी सुनाई दी। बच्चे खेल रहे थे और उनके बीच एक छोटी बच्ची लाल साड़ी में खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। लेकिन जब एक महिला ने उससे नाम पूछा, वो बोली, शांति, और पलक झपकते ही वो गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव फिर कभी वैसा नहीं रहा। मंदिर का नाम बदल दिया गया, शांति माता धाम। वहां हर अमावस्या को भंडारा होता और गांव की औरतें मिलकर कथा करती। उस लड़की की जिसे पागल समझा गया, लेकिन जिसने पूरे गांव को जगाया। मास्टर राम बिहारी ने अपनी आखिरी डायरी में लिखा, कभी कभी कुछ आत्माएं मरती नहीं, वो हमारे अंदर समा जाती है और जब हम डरते हैं वो हिम्मत बनकर उभरती है। शांति पागल नहीं थी, वो इस गांव की चेतना थी और अब वो हमारी यादों में जिंदा रहेगी। और इसी के साथ गांव की वो अधूरी कहानी पूरी हुई, जो एक पागल पड़ोसन से शुरू होकर पूरे समाज के आईने में बदल गई। जिंदगी की हर कहानी में एक शांति होती है, जिसे दुनिया पागल समझती है, मगर असल में वही समाज की सबसे बड़ी आंख होती है। जब हम सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं तो वह पागलपन बनकर लौटती है, चीखती है, डराती है, लेकिन आखिर में हमें आईना दिखा जाती है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हर गुनाह का हिसाब होता है, चाहे इंसान करे या वक्त। औरत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, समाज की परीक्षा होती है। जो नजरअंदाज किए जाते हैं वही सबसे गहरे सच को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, न्याय भले देर से हो, लेकिन होता जरूर है। पागल पड़ोसन सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है कि सच्चाई को दबाओ मत, क्योंकि जब वह उठेगी तो सिर्फ इंसाफ नहीं लाएगी, बल्कि आत्मा को भी मुक्त कर जाएगी। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था।
जो अपनी प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय था। लेकिन राजा के बारे में एक अजीब बात यह थी कि वह रात को अक्सर अपने महल से गायब हो जाता था और सुबह होते ही लौट आता था। महल के पहरेदार और मंत्रियों को भी नहीं पता था कि राजा इतनी रात कहाँ जाता है। राजा के इस रहस्यमय व्यवहार को लेकर पूरे राज्य में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी। कुछ लोग कहते थे कि राजा रात में भेष बदलकर नगर में घूमता है, तो कुछ कहते थे कि वह किसी गुप्त विद्या में लिप्त है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक दिन राज्य के सबसे चतुर मंत्री ने राजा के पीछे जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब राजा महल से बाहर निकला तो मंत्री भी चुपचाप उसका पीछा करने लगा। राजा घुड़सवार की तरह तेजी से नगर की संकरी गलियों से होते हुए जंगल की ओर बढ़ा। मंत्री भी छिपकर उसका पीछा करता रहा। जंगल में एक सुनसान जगह पर जाकर राजा रुका। वहां पहले से ही कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। मंत्री यह देखकर दंग रह गया कि वे लोग कोई और नहीं बल्कि राज्य के सबसे कुख्यात चोर थे। राजा ने उनके साथ बैठकर किसी गुप्त योजना पर चर्चा शुरू कर दी। मंत्री और भी हैरान रह गया जब उसने सुना कि राजा खुद उन चोरों का सरगना था। अगली सुबह मंत्री ने यह राजमहल में सबके सामने उजागर करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह दरबार में पहुंचा, उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। वह कांपने लगा और पसीने से लथपथ हो गया। राजा मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब बोलो मंत्री जी, रात की सैर कैसी रही? मंत्री की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह समझ चुका था कि राजा को सब कुछ पता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन तभी राजा ने इशारा किया और दरबार के सैनिकों ने मंत्री को पकड़ लिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। मंत्री के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। राजा अपने सिंहासन पर आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। दरबार में बैठे लोग इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को देखकर हैरान थे। राजा ने धीरे से अपने सैनिकों को आदेश दिया, मंत्री जी को अंदर ले जाओ, इन्हें थोड़ा आराम चाहिए। सैनिकों ने मंत्री को घसीटते हुए महल के अंदर ले जाना शुरू किया। मंत्री के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। आखिर राजा को कैसे पता चला कि वह उसका पीछा कर रहा था? कहीं राजा ने कोई जादू टोना तो नहीं कर रखा? लेकिन सबसे बड़ा डर यह था कि अब राजा उसके साथ क्या करेगा। महल के एक अंधेरे कक्ष में मंत्री को बंद कर दिया गया। रात हुई। महल के भीतर अजीब सी खामोशी थी। अचानक मंत्री को लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। धीरे से दरवाजा खुला और अंदर एक नकाबपोश व्यक्ति दाखिल हुआ। मंत्री ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? नकाबपोश ने अपनी आवाज धीमी रखते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। मंत्री के पास और कोई विकल्प नहीं था। वह चुपचाप उसके पीछे चल दिया। महल की अंधेरी गलियों से होते हुए वे बाहर निकले। मंत्री ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उस नकाबपोश ने अपना चेहरा दिखाया। मंत्री का खून जम गया। सामने खुद राजा खड़ा था। राजा ने हंसते हुए कहा, मंत्री जी, आपने मेरी सच्चाई देख ली, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि अब आप भी हमारे खेल का हिस्सा बन चुके हैं। मंत्री को अचानक एहसास हुआ कि अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वह राजा के साथ मिलकर इस खेल का हिस्सा बन जाए या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाए। उसने भयभीत नजरों से राजा को देखा और राजा के चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान थी। मंत्री के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने राजा की आंखों में झांका, लेकिन वहां ना तो डर था न पछतावा, बस एक रहस्यमयी ठहराव। मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई भयानक सपना था या सच्चाई जिससे बचना अब नामुमकिन था। राजा ने आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मंत्री जी, अब फैसला आपका है। अगर आप हमारे साथ हैं तो आपको वह ताकत और धन मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर आपने हमें धोखा देने की कोशिश की, राजा की आवाज धीमी होते होते और ठंडी हो गई, तो आप जानते हैं कि मेरे दुश्मनों का क्या हश्र होता है। मंत्री के गले से आवाज नहीं निकली। उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी। वह राजा का बचपन का दोस्त था, उसके लिए हमेशा निष्ठावान रहा था। लेकिन आज जो सच उसने देखा, उसने उसकी दुनिया हिला दी थी। क्या वह एक चोर का साथी बन सकता था? क्या वह अपनी आत्मा बेचकर भी जिंदा रहना चाहता था? अचानक जंगल की तरफ से कुछ आवाजें आने लगी। राजा सतर्क हुआ
और एक इशारे में अपने छुपे हुए सैनिकों को अलर्ट कर दिया। मंत्री ने ध्यान से सुना। ये आवाजें महल के कुछ वफादार सिपाहियों की थी जो उसे बचाने के लिए आए थे। उसके भीतर आशा की एक छोटी सी किरण जगी, लेकिन राजा उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ चुका था। राजा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, लगता है मंत्री जी ने अपना जवाब दे दिया। अगले ही पल राजा ने अपनी तलवार खींच ली और बिजली की तेजी से मंत्री की तरफ बढ़ा, और फिर एक तेज चीख गूंज उठी। मंत्री की आंखें भय से फटी रह गई। उसने अपनी जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन राजा की तलवार पहले ही उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी। एक पल के लिए समय थम सा गया। सिपाहियों की आवाजें करीब आती जा रही थी, लेकिन मंत्री को लग रहा था जैसे उसकी सांसें उसी पल थम जाएंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राजा ने अचानक तलवार वापस खींच ली और हल्के से हंसा। डर गए मंत्री जी? उसने कहा, मैं आपको मारूंगा नहीं, कम से कम अभी नहीं, लेकिन आपने मेरी सच्चाई देख ली है। इसका मतलब यह है कि अब आप कभी आजाद नहीं हो सकते। मंत्री समझ गया कि राजा उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था, कम से कम अपनी शर्तों पर नहीं। तभी सिपाहियों ने महल के गेट पर धावा बोल दिया। राजा ने अपने सैनिकों को संकेत दिया और चारों तरफ शोर मच गया। तलवारें टकराने लगी, चीख पुकार मच गई। मंत्री को मौका मिला और वह अंधेरे में तेजी से भागा। वह दौड़ता हुआ महल के पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता था। उसे याद आया कि यह रास्ता खुद उसी ने बनवाया था, कभी राजा की सुरक्षा के लिए, और आज वही रास्ता उसकी खुद की जान बचाने वाला था। पीछे से घोड़ों की चाप की आवाजें आ रही थी। राजा के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। मंत्री ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना जारी रखा। कुछ ही देर में वह घने जंगल में पहुंच गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन वह जानता था कि अभी रुकने का मतलब मौत था। राजा ने उसके खिलाफ जाल बिछा दिया था और अब वह अपने ही राज्य में एक भगोड़ा बन चुका था। लेकिन मंत्री ने एक कसम खाई, अब मैं वापस लौटूंगा, लेकिन राजा के वफादार की तरह नहीं, बल्कि एक दुश्मन की तरह। उसके भीतर अब डर नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही थी। राजा यह सोचकर मुस्कुरा रहा था कि मंत्री अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब उसी के राज्य में छिपा बैठा था। उसे मिटाने के लिए मंत्री जंगल में भागता चला गया, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वह वापस आएगा और इस बार राजा को उसकी ही चाल में फंसाएगा। मगर सवाल यह था कि कैसे? राजा सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक चालाक अपराधी भी था, जिसने अपने चारों ओर एक ऐसा तंत्र बना रखा था कि कोई भी उसे छू तक नहीं सकता था। उसके साथ राज्य के कई ताकतवर लोग और गुप्तचर जुड़े हुए थे। अचानक मंत्री के कदम ठिठक गए। सामने एक पुराना खंडहर नुमा आश्रम था, जिसे कई सालों से छोड़ दिया गया था। वह थक चुका था, सांसें उखड़ रही थी और सैनिकों के घोड़ों की टाप की आवाजें अब भी दूर से आ रही थी। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वह जल्दी से आश्रम के अंदर छिप गया। अंधेरे में उसने दीवारों पर कुछ पुराने शिलालेख देखे। ये किसी महान विद्वान का स्थान रहा होगा। उसे याद आया कि इस राज्य में राजा से भी पहले एक और शासन था, और इस आश्रम में छिपा एक रहस्य उस पुराने राजवंश से जुड़ा था। अगर वह इस रहस्य को खोज सके तो शायद उसे राजा को हराने का एक तरीका मिल सकता था। उसने अपने आसपास देखा और तभी उसकी नजर एक टूटी हुई मूर्ति के पीछे छिपे एक पत्थर के दरवाजे पर पड़ी। कई सालों तक यह दरवाजा किसी ने नहीं छुआ था, लेकिन जब मंत्री ने उसे धक्का दिया तो भारी पत्थर थोड़ा खिसक गया। अंदर अंधेरा था, परंतु मंत्री ने साहस जुटाया और भीतर चला गया। जैसे ही वह पांव अंदर गया, उसने देखा कि वहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो शायद एक खोए हुए खजाने या शक्ति के प्रतीक थे। मंत्री को यकीन था कि वह किसी बड़े रहस्य के करीब था, लेकिन तभी उसके पीछे हलचल हुई। उसने तुरंत मुड़कर देखा। एक छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। कोई और भी इस जगह के बारे में जानता था। क्या वह राजा के जासूस थे या कोई और जो इस रहस्य का रक्षक था? मंत्री की आंखों में सवाल थे और अंधेरे में छिपी वह छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। मंत्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे में आती छाया के कदमों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। वह तुरंत एक खंभे के पीछे छिप गया
और सांस रोककर देखने लगा कि यह रहस्यमय शख्स कौन था। जैसे ही वह व्यक्ति पास आया, एक हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। यह एक बूढ़ा साधु था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में एक गहरी चमक। उसने चारों ओर देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, डरो मत, मैं जानता था कि कोई ना कोई एक दिन इस जगह तक जरूर पहुंचेगा। मंत्री की उलझन और बढ़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यह जगह क्या है? बूढ़े साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यह आश्रम किसी साधारण विद्वान का नहीं, बल्कि पुराने शाही खजाने के रक्षक का स्थान था। बहुत पहले इस राज्य में एक न्यायप्रिय राजा था जिसे षड्यंत्र करके तुम्हारे वर्तमान राजा के पूर्वजों ने मार दिया था। लेकिन मरने से पहले उस राजा ने अपने राजवंश का सबसे बड़ा खजाना और कुछ गुप्त दस्तावेज यहीं छिपा दिए थे ताकि अन्याय के हाथ ना लगे। मंत्री को यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सच में वही तरीका था जिससे वह राजा को हरा सकता था? उसने उत्सुकता से पूछा, अगर यह खजाना और दस्तावेज अब भी यहाँ है तो क्या मैं उनका उपयोग कर सकता हूँ? बूढ़ा साधु मुस्कुराया, हर चीज का समय आता है और शायद अब वही समय है। परंतु याद रखना, यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति नहीं बल्कि सत्य का हथियार भी है। यदि इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो राजा का अंत निश्चित है। लेकिन अगर लोभ में फंस गए तो तुम भी उसी अंधकार में खो जाओगे जिस अंधकार ने इस राज्य को निगल लिया है। मंत्री को समझ आ गया कि उसके हाथ में सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि राजा को गिराने की सबसे बड़ी कुंजी थी। वह दस्तावेज जो साबित कर सकते थे कि राजा के पूर्वजों ने छल से गद्दी हथिया ली थी। लेकिन इससे पहले कि मंत्री कुछ और पूछता, बाहर अचानक घोड़ों की आवाज सुनाई दी। राजा के सैनिक अब भी उसकी तलाश में थे। बूढ़े साधु ने जल्दी से कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें खजाने और दस्तावेजों तक ले चलता हूं, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इनका सही उपयोग करोगे। मंत्री ने दृढ़ निश्चय से सिर हिलाया। अब उसका मिशन सिर्फ खुद को बचाना नहीं था बल्कि राजा को उसकी ही चाल में मात देना था। लेकिन क्या वह इस खतरे से बच पाएगा? और क्या राजा को हराने के लिए यह खजाना और दस्तावेज काफी होंगे, या फिर कहीं यह भी एक और जाल था? उसके सामने एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसमें सिर्फ दो ही परिणाम संभव थे, राजा का अंत या उसकी अपनी मौत। बूढ़े साधु ने तेजी से एक गुप्त मार्ग खोला जो मंदिर के नीचे एक अंधेरी सुरंग की ओर जाता था। मंत्री बिना समय गंवाए साधु के पीछे चल पड़ा। सुरंग ठंडी और संतरी थी। दीवारों पर मशालों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। हर कदम के साथ मंत्री का मन और अधिक बेचैन हो रहा था। क्या सच में यह खजाना और दस्तावेज राजा को हराने में उसकी मदद कर सकते थे, या यह किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा था? कुछ ही देर में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां एक पुराना लोहे का संदूक रखा था जिसके ऊपर राजवंश की मुहर अंकित थी। साधु ने कांपते हाथों से संदूक खोला और मंत्री की आंखें चौंधिया गई। अंदर केवल सोना चांदी नहीं था बल्कि पुरानी मुद्राएं, गुप्त पत्र और कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिन पर राज्य के पुराने राजाओं की मुहर थी। साधु ने एक पत्र उठाया और मंत्री की ओर बढ़ाते हुए कहा, यही वह प्रमाण है जो साबित करता है कि तुम्हारे राजा का राजवंश इस गद्दी का असली हकदार नहीं है। मंत्री ने पत्र को ध्यान से पढ़ा। ये राज्य के एक पूर्व राजा की वसीयत थी जिसमें लिखा था कि असली उत्तराधिकारी को छल से हटाकर वर्तमान राजा के पूर्वजों ने सत्ता हथिया ली थी। मंत्री की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ में अब वह सबूत था जिससे वह राजा को पूरी तरह बेनकाब कर सकता था। लेकिन तभी बाहर सैनिकों की आवाजें गूंजने लगी। राजा के लोग मंदिर तक पहुंच चुके थे। साधु ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें भागना होगा, मैं तुम्हें सुरंग के दूसरे छोर तक ले चलता हूं। मंत्री ने जल्दी से दस्तावेज संभाले और सुरंग के दूसरे छोर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक विस्फोट सा हुआ। सुरंग का द्वार अचानक टूट गया और धूल के गुब्बार के बीच एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। खुद राजा हाथ में तलवार ली खड़ा था। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था बल्कि एक गहरी मुस्कान थी। मंत्री जी, मैं जानता था कि तुम यहीं आओगे, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुमने सोचा कि मुझसे बचकर ये राज्य बाहर ले जा सकते हो? तुम भूल गए कि मैं केवल एक राजा नहीं बल्कि एक खिलाड़ी भी हूं और इस खेल का अंत मैं तय करता हूं। मंत्री को समझ नहीं आया कि वह अब भाग सकता है या नहीं।
उसने दस्तावेजों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन राजा की मुस्कान और उसके सैनिकों की मौजूदगी बता रही थी कि यह लड़ाई अब आसान नहीं होने वाली थी। अब क्या मंत्री इस सच को बाहर ला पाएगा, या राजा की चालें उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगी? खेल अब अपने आखिरी दौर में था और हारने वाला केवल एक ही हो सकता था। मंत्री के हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उसने दस्तावेजों को कसकर पकड़े रखा। राजा की मुस्कान गहरी होती जा रही थी, जैसे वह पहले ही जीत चुका हो। उसके पीछे खड़े सैनिक तलवारें ताने खड़े थे, बस आदेश का इंतजार कर रहे थे। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा और हल्की आवाज में बोला, तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने दूंगा? तुम्हारी हर चाल का अंदाजा मुझे पहले से था। मैं जानता था कि तुम इस खंडहर में आओगे, जानता था कि तुम्हें यह दस्तावेज मिलेंगे, और सबसे जरूरी बात, मैं यह भी जानता था कि तुम अब इन्हें लेकर भाग नहीं सकते। मंत्री ने गहरी सांस ली। यह सच था कि हालात पूरी तरह राजा के नियंत्रण में थे, लेकिन अभी भी एक आखिरी मौका था। उसने तेजी से इधर उधर देखा। पीछे सिर्फ एक पत्थर की दीवार थी, सामने राजा और उसके सैनिक, और एकमात्र रास्ता वही था जिस पर राजा खड़ा था। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। खंडहर की छत से एक बड़ा पत्थर गिरा, जिससे पूरा कमरा धूल और धुएं से भर गया। सैनिक घबरा गए और कुछ कदम पीछे हट गए। मंत्री ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने बिजली की तेजी से अपने कपड़ों में छिपे खंजर को निकाला और पास खड़े एक सैनिक पर वार कर दिया। सैनिक लड़खड़ाकर गिर पड़ा और इसी अफरा तफरी में मंत्री उसके घोड़े पर कूद गया। राजा चीखा, रोक लो उसे! मंत्री ने घोड़े की लगाम खींची और पूरी ताकत से उसे दौड़ा दिया। राजा के सैनिक उसके पीछे दौड़ने लगे। तीरों की बौछार मंत्री के चारों ओर होने लगी, लेकिन उसने अपने शरीर को झुकाकर किसी तरह खुद को बचा लिया। घोड़ा जंगल की पगडंडी पर दौड़ता चला गया और मंत्री अब सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, राज्य की जनता तक यह सच कैसे पहुंचाया जाए। जैसे ही वह नगर के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि राजा के लोग हर गली में तैनात थे। यह खबर फैल चुकी थी कि मंत्री के पास कुछ ऐसा है जो राजा के विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपना भेष बदला और गुप्त रास्तों से होते हुए एक पुराने मित्र के घर पहुंचा। वह व्यक्ति जो कभी राजा का सबसे बड़ा विरोधी था, जब उसने दस्तावेज उसके सामने रखे तो मित्र की आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब समय आ गया है मंत्री जी, मित्र ने कहा, इस राज्य को उसके असली हकदार दिलाने का। लेकिन तभी बाहर अचानक हलचल मच गई। सैनिकों ने घर को घेर लिया था। राजा खुद बाहर खड़ा था और उसकी आवाज गूंज उठी, मंत्री, तुम चाहे जितनी भी चालें चल लो, अंत में यह राज्य मेरा ही रहेगा। मंत्री की आंखों में एक नई ज्वाला जल उठी। अब यह केवल एक भागने की लड़ाई नहीं थी, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। मंत्री की सांसें तेज हो गईं। कमरे में बैठे उसके मित्र ने जल्दी से दस्तावेज उठाए और एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया। यहां से निकलो मंत्री जी, अगर यह दस्तावेज सही लोगों तक पहुंच गए तो राजा का अंत निश्चित है। लेकिन मंत्री जानता था कि भागने का कोई फायदा नहीं था। बाहर राजा खुद खड़ा था, उसके सैनिक हर तरफ थे। यह अब सिर्फ भागने या छिपने की लड़ाई नहीं थी, यह आर पार की जंग थी। उसने अपने मित्र की ओर देखा और धीरे से कहा, अब भागने का समय नहीं, अब सामना करने का समय है। मंत्री ने दस्तावेज अपने कपड़ों में छिपाए और गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला। सामने राजा खड़ा था, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। आखिरकार तुम खुद ही बाहर आ गए मंत्री जी, राजा ने तलवार निकालते हुए कहा। अब यह खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। मंत्री ने कोई डर नहीं दिखाया। वह धीरे से आगे बढ़ा और कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मारकर जीत जाओगे? सच को कब तक छुपाओगे राजा? राजा हंसा। सच सच वही होता है जो मैं कहता हूं। तुम चाहे जितने भी दस्तावेज ले आओ, जनता वही मानेगी जो मैं उसे बताऊंगा। तुम्हारी यह छोटी सी बगावत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मंत्री भी मुस्कुराया। अगर सच इतना कमजोर होता तो मैं यहां खड़ा नहीं होता। तभी अचानक पीछे की गलियों से शोर उठने लगा। मशालें जल उठी, सैकड़ों लोग बाहर निकल आए। राजा ने चौंक कर देखा, यह शहर के लोग थे। मंत्री के मित्र ने अपने गुप्त संदेश वाहकों के जरिए राजा के खिलाफ सच्चाई फैला दी थी। अब जनता जान चुकी थी कि जिस राजा को वे महान समझते थे, वह वास्तव में चोरों का साथी था। राजा ने गुस्से में दांत पीसे।
वह तुरंत अपने सैनिकों की ओर घूमा और आदेश दिया, इन सबको कुचल दो। लेकिन राजा को अंदाजा नहीं था कि सैनिक भी अब असमंजस में थे। कई सैनिकों ने अपनी तलवारें नीचे कर दी। उन्हें भी अब सच का अंदाजा हो चुका था और तभी जनता ने राजा की ओर बढ़ना शुरू किया। राजा ने मंत्री की ओर देखा। अब उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने यह लड़ाई हार दी थी। मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, आज जनता ने तय कर लिया कि उनका असली राजा कौन होना चाहिए। राजा ने एक बार फिर अपनी तलवार उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह वार करता, भीड़ ने उसे घेर लिया। देखते ही देखते राजा पर चारों ओर से हमला हो गया। कुछ ही देर बाद शाही महल के दरवाजे खुले। मंत्री, जो कभी एक वफादार सेवक था, अब नए युग की शुरुआत करने जा रहा था। लेकिन वह जानता था कि यह अंत नहीं था। महल के दरवाजे खुलते ही पूरी राजधानी में हलचल मच गई। लोग महल के बाहर जमा हो गए, जैसे बरसों से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो। राजा, जो कभी खुद को अपराजय समझता था, अब जमीन में दफन हो चुका था। उसकी सत्ता मिट चुकी थी और उसके विश्वासपात्र या तो मारे जा चुके थे या अंधेरे में कहीं छिप गए थे। मंत्री ने महल के ऊंचे बरामदे पर चढ़कर नीचे खड़ी भीड़ की ओर देखा। उनके चेहरे पर आशा और उत्साह था, लेकिन उनके दिलों में सवाल भी थे। अब क्या होगा? मंत्री ने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, राज्य को लूटने वाला अब खत्म हो चुका है, लेकिन हमारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। यह महल केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का है। हमें यह साबित करना होगा कि यह क्रांति सिर्फ एक राजा को हटाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करने के लिए थी। जनता ने जोर से जयकारा लगाया, लेकिन मंत्री के मन में शांति नहीं थी। वह जानता था कि सत्ता बदलना आसान था, लेकिन व्यवस्था बदलना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा साया सा आदमी सामने आया। वही साधु जिसने मंत्री को खजाने और गुप्त दस्तावेजों तक पहुंचाया था। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन चेहरे पर एक गहरी गंभीरता भी थी। साधु ने कहा, तुमने अन्याय को हराया, लेकिन क्या तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि भविष्य में फिर कोई राजा अत्याचारी नहीं बनेगा? मंत्री एक पल के लिए चुप हो गया। यह सच था कि उसने राजा को गिरा दिया था, लेकिन क्या वह खुद भी सत्ता के उसी मोह में फंस जाएगा? इतिहास गवाह था कि जो भी गद्दी पर बैठा, वह धीरे धीरे उसी लालच में पड़ गया जिसे मिटाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी। मंत्री ने अपनी तलवार निकाली और सबके सामने उसे जमीन पर रख दिया। यह राज्य अब किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, यह हम सबका होगा। यहाँ अब कोई राजा नहीं, बल्कि एक सभा होगी जो राज्य के लिए निर्णय लेगी। जनता ने आश्चर्य से देखा, क्या सच में ऐसा हो सकता था? बिना राजा के शासन? लेकिन मंत्री के शब्दों में सच्चाई थी। यह सत्ता की लड़ाई नहीं थी, यह न्याय की लड़ाई थी। और इसी तरह एक चोरों के साथ ही राजा का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय ही असली ताकत होगी। राजमहल की दीवारों पर सूरज की रोशनी फैल रही थी, लेकिन यह रोशनी अब पहले जैसी नहीं थी। यह किसी तानाशाह की शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक नए युग के आगमन का संकेत थी। मंत्री ने गहरी सांस ली और भीड़ की ओर देखा। लोगों की आंखों में आशा की चमक थी, लेकिन उनके मन में कई सवाल भी थे। क्या सच में बिना राजा के शासन संभव था? क्या सत्ता का मोह किसी को फिर से भ्रष्ट नहीं करेगा? तभी भीड़ में से एक युवा लड़का आगे आया और जोर से बोला, अगर अब कोई राजा नहीं होगा तो हमारा नेतृत्व कौन करेगा? मंत्री मुस्कुराया। यह सवाल उसने खुद से भी कई बार पूछा था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हम सब मिलकर इस राज्य को चलाएंगे। आज से कोई एक व्यक्ति पूरे राज्य का स्वामी नहीं होगा। अब हमारे निर्णय हम सब मिलकर लेंगे। जनता के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। यह विचार नया था, अनसुना था, लेकिन मंत्री के शब्दों में सच्चाई थी। अगर एक अकेला राजा पूरे राज्य का भविष्य तय कर सकता था, तो क्यों ना यह अधिकार पूरे राज्य के लोगों को दिया जाए? मंत्री ने घोषणा की, आज से इस महल में एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी। यहाँ एक परिषद होगी जिसमें हर क्षेत्र, हर समुदाय के प्रतिनिधि होंगे। कोई अकेला व्यक्ति पूरे राज्य पर शासन नहीं करेगा, बल्कि हर निर्णय सबकी सहमति से लिया जाएगा। भीड़ से कुछ लोगों ने संदेह जताया, लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरे पर संतोष और उम्मीद थी। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन यह सही था। साधु,
जिसने मंत्री को गुप्त खजाने और दस्तावेजों तक पहुंचाया था, अब भी वही खड़ा था। उसने सिर हिलाया और कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली मंत्री। तुम सत्ता के लोभ में नहीं फंसे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या तुम इस न्याय को बनाए रख पाओगे? मंत्री ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि सच्ची क्रांति लड़ाई जीतने से नहीं, बल्कि न्याय को बनाए रखने से आती है। उसने महल की ओर देखा, जहां कभी एक चोरों का साथी राजा राज करता था। वहां अब न्याय और सच्चाई की बुनियाद रखी जा रही थी, और इसी तरह एक नया इतिहास लिखा गया। एक ऐसा इतिहास जहां राजा की नहीं, बल्कि जनता की जीत हुई थी। मंत्री ने महल की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए चारों ओर देखा। एक समय था जब यह जगह डर और अन्याय का प्रतीक बन चुकी थी, लेकिन आज पहली बार इसे देखकर लोगों की आंखों में डर की जगह उम्मीद झलक रही थी। महल के द्वार खुले थे, जैसे अब यह किसी एक व्यक्ति की सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे राज्य का हिस्सा बन चुका हो। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था, और मंत्री जानता था कि अब असली यात्रा शुरू हो रही थी। एक तानाशाह को हराना मुश्किल था, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल थी न्याय और सच्चाई को बनाए रखना। सत्ता का नशा सबसे ताकतवर जहर होता है, और वह नहीं चाहता था कि यह राज्य फिर से उसी अंधकार में डूब जाए जिससे उसे निकालने के लिए इतना संघर्ष किया गया था। मंत्री ने शहर भर में संदेश भिजवाया कि अगली सुबह एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। उसने राज्य के सभी बुद्धिजीवियों, सैनिकों, व्यापारियों, किसानों, हर वर्ग के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। यह सभा तय करेगी कि आगे राज्य का संचालन कैसे होगा। उसने महल के हर दरवाजे को जनता के लिए खोलने का आदेश दिया, ताकि कोई भी यह महसूस न करे कि सत्ता फिर से कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित हो गई है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, मंत्री अपने पुराने मित्र और साधु के साथ एक गुप्त कक्ष में बैठा था। मित्र ने चिंतित स्वर में कहा, क्या तुम वाकई सोचते हो कि यह व्यवस्था काम करेगी? लोग सैकड़ों सालों से राजा के अधीन रहे हैं। अचानक से उन्हें इतनी स्वतंत्रता देकर क्या हम अराजकता को न्योता नहीं देंगे? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हर नई शुरुआत संदेह और संघर्ष से भरी होती है, लेकिन अगर कोई इसे सही मार्ग पर ले जाए तो यह एक नई रोशनी भी बन सकती है। मंत्री ने चुपचाप दोनों की बातें सुनी। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। कोई ना कोई जरूर होगा जो इस नई व्यवस्था को असफल साबित करने की कोशिश करेगा। कोई छिपा हुआ षड्यंत्रकारी, कोई पुरानी सत्ता का लालची, या शायद खुद उसका ही कोई करीबी। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। यह केवल एक राजा को हटाने की लड़ाई नहीं थी, ये पूरी मानसिकता बदलने की लड़ाई थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण महल की ऊंची मीनारों से टकराई, तो पूरे राज्य की जनता सभा के मैदान में इकट्ठा हो चुकी थी। सभी की निगाहें मंत्री पर थी, और मंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो वह जानता था कि उसके शब्द केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि पूरे भविष्य की नींव बनने वाले थे। आज से यह राज्य किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हम सब का होगा। लेकिन क्या यह नया दौर सच में शांति और समृद्धि ला पाएगा, या फिर किसी अंधेरे कोने में कोई नया षड्यंत्र पनप रहा था जो इस नई व्यवस्था को जड़ से हिला देगा? मंत्री को अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। सभा के मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। मंत्री के शब्द हवा में गूंज रहे थे, आज से ये राज्य किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हम सबका होगा। लेकिन क्या यह इतना आसान था? भीड़ में कुछ लोग खुशी से झूम उठे, तो कुछ के चेहरे पर संशय की लकीरें थीं। सैकड़ों सालों से लोग राजा के अधीन रहे थे। उनके लिए यह सोचना भी अजीब था कि अब कोई ताज नहीं होगा, कोई सिंहासन नहीं होगा। किसी ने ऊंची आवाज में पूछा, अगर राजा नहीं होगा तो न्याय कौन करेगा? अगर कोई अपराधी होगा तो उसे सजा कौन देगा? मंत्री ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, न्याय वही करेगा जो न्याय के लायक होगा। जनता, हम एक परिषद बनाएंगे जिसमें हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। यह परिषद राज्य के कानून तय करेगी और उन पर अमल करवाएगी। अब निर्णय किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज के प्रतिनिधि मिलकर इसे चलाएंगे। लोगों के चेहरे पर उत्सुकता झलकने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने कहा, पर क्या यह इतना आसान होगा? जब तक कोई ताकतवर शासक नहीं होगा, तब तक दुश्मन हमारे राज्य पर हमला कर सकते हैं। हमारी सीमाओं की रक्षा कौन करेगा?
मंत्री को यह सवाल पहले से ही अंदाजा था। उसने सामने खड़े सेनापति को इशारा किया, जो अब राजा का नहीं बल्कि राज्य का सेवक बन चुका था। सेनापति आगे बढ़ा और गर्व से बोला, हमारी सेना अब किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होगी। ये पूरी जनता की सेना होगी और इसकी शक्ति केवल राज्य की रक्षा के लिए होगी, न कि किसी राजा के अहंकार की पूर्ति के लिए। सभा में हलचल बढ़ गई। लोग धीरे धीरे इस नई व्यवस्था को समझने लगे थे, लेकिन भीड़ में कुछ लोग चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, मानो वे इस नए परिवर्तन को देखकर भी असहमत थे। मंत्री की नजर उन पर पड़ी। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। राजा तो हट गया था, लेकिन उसके समर्थक अभी भी छिपे हुए थे। कोई था जो इस नई व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहता था। अचानक महल की दीवार के पीछे से एक विस्फोट की आवाज आई। चारों ओर धुआं फैल गया। लोग घबरा गए। मंत्री ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे स्थिति संभाले, लेकिन तभी धुएं के बीच से कुछ नकाबपोश घुड़सवार तेजी से सभा की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी और उनकी आंखों में नफरत थी। मंत्री को अब समझ आ गया, ये राजा के बचे हुए वफादार थे। वे इस क्रांति को कुचलने के लिए लौट आए थे। क्या यह नई व्यवस्था इतनी जल्दी धराशायी हो जाएगी? क्या जनता इस हमले के सामने खड़ी रह पाएगी, या फिर सत्ता की इस लड़ाई में कोई और गुप्त खिलाड़ी था जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था? मंत्री ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस शुरुआत थी। धुएं के बादल छंटते ही चारों ओर चीख पुकार मच गई। नकाबपोश घुड़सवारों ने सभा पर हमला कर दिया था। तलवारें टकरा रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे और सैनिक स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे थे। मंत्री ने तेजी से तलवार निकाली और घोड़े पर चढ़े एक हमलावर की ओर लपका। जैसे ही उसने तलवार से वार किया, नकाबपोश ने ढाल से बचाव किया और तुरंत पीछे हट गया। मंत्री को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण लुटेरे नहीं थे। ये वे लोग थे जो सत्ता छिन जाने के बाद छिप गए थे और अब मौका देखकर फिर से अराजकता फैलाने आए थे। भीड़ में अचानक एक और तेज आवाज गूंजी, पकड़ लो मंत्री को, यही सबका असली गुनहगार है। मंत्री ने चौंक कर देखा। ये आवाज भीड़ में खड़े एक व्यक्ति की थी जो राजा का एक पूर्व सहयोगी था। उसने अपनी जगह से उचक कर कहा, यह आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। पहले इसने राजा को हटाया और अब यह खुद राजा बनने की कोशिश कर रहा है। सोचो, जब राजा था तब इस राज्य में कम से कम स्थिरता तो थी, लेकिन अब हर तरफ अराजकता फैल गई है। मंत्री ने गहरी सांस ली। यही वह जाल था जिसने उसे फंसाने की कोशिश की जा रही थी। अगर लोगों के मन में यह डर बैठ गया कि उनकी स्वतंत्रता उन्हें सिर्फ अराजकता देगी, तो वे खुद ही किसी नए तानाशाह को स्वीकार कर लेंगे। मंत्री ने भीड़ की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, जो लोग यह कह रहे हैं कि पुराना राजा बेहतर था, वे एक बात भूल रहे हैं। तुम्हारे पास तब कोई आवाज नहीं थी। आज तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। यह साबित करता है कि तुम्हें बोलने की आजादी मिली है। क्या तुम सच में चाहते हो कि फिर से कोई तानाशाह आकर तुम्हारी आवाज दबा दे? भीड़ में खामोशी छा गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन मंत्री के शब्दों में दम था। तभी सेनापति के एक सैनिक ने आकर कान में कहा, हमलावरों में से एक ने कुछ कबूल किया है। वह कह रहा है कि असली षड्यंत्रकारी महल के अंदर ही छिपा है। मंत्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। महल के अंदर, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके सबसे करीब था। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, हर कमरे की तलाशी लो, हर उस व्यक्ति पर नजर रखो जो राजा के समय सत्ता के करीब था। जैसे ही सैनिकों ने महल की ओर कदम बढ़ाए, मंत्री को एहसास हुआ वह काले वस्त्रधारी व्यक्ति महल के अंदर ही था। क्या वह राजा का कोई पूर्व वफादार था या कोई और जो नए राज्य में भी खुद को सर्वोच्च बनाना चाहता था? साजिश की जड़ें गहरी थी और मंत्री जानता था कि असली दुश्मन अभी भी छिपा बैठा था, कहीं बहुत करीब, बस सही समय की प्रतीक्षा में। मंत्री की सांसें तेज हो गईं। महल के अंदर कोई गद्दार था जो इस पूरी साजिश का सूत्रधार था। लेकिन कौन? वह काले वस्त्रधारी रहस्यमय व्यक्ति कौन था? क्या वह कोई पुराना दरबारी था जो राजा की सत्ता लौटाना चाहता था, या फिर कोई नया खिलाड़ी जो इस क्रांति का फायदा उठाकर खुद सत्ता पर कब्जा करना चाहता था? सैनिक महल के हर कोने की तलाशी लेने लगे। महल की गलियों में हलचल बढ़ गई थी। मंत्री ने सेनापति के साथ महल के भीतर कदम रखा। दीवारों पर जलते मशालों की रोशनी में
छायाएं हिल रही थी और हर कोना रहस्य से भरा लग रहा था। अचानक एक सैनिक भागता हुआ आया और घबराए स्वर में बोला, मंत्री जी, महल के गुप्त तहखाने में किसी के होने के संकेत मिले हैं। मंत्री और सेनापति तुरंत सैनिकों के साथ तहखाने की ओर बढ़े। यह तहखाना बहुत कम लोगों को पता था। यहाँ राजा अपने सबसे गुप्त राज छिपाकर रखता था। अगर कोई वहां छिपा था तो निश्चित ही वह कोई बड़ा शख्स था। जैसे ही उन्होंने भारी लोहे के दरवाजे को खोला, अंदर घना अंधेरा था। मशालों की रोशनी में धीरे धीरे तहखाने का दृश्य साफ हुआ। वहां मिट्टी की जमीन पर कुछ पुराने दस्तावेज बिखरे पड़े थे। एक बड़ी मेज पर राज्य का पुराना नक्शा खुला हुआ था और सामने एक काले लबादे में बैठा व्यक्ति। मंत्री ने तलवार निकालते हुए कहा, अब और खेल नहीं। तुम कौन हो, सच बताओ, वरना तलवार का जवाब मिलेगा। नकली राजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने धीरे से ताली बजाई और तभी महल की छत से कुछ नकाबपोशों ने छलांग लगाई। वे असाधारण योद्धा लग रहे थे, तेज, फुर्तीले और तकनीकी। उन्होंने मंत्री और असली राजा के चारों ओर घेरा बना लिया। नकली राजा अपनी जगह से उठा और कहा, तुम सच जानना चाहते हो मंत्री? तो सुनो, मैं वही हूं जिसे इस राज्य ने भुला दिया था। मैं वही हूं जिसे इस महल से निकाल दिया गया था। मैं राजा का जुड़वा भाई हूं। कमरे में हलचल मच गई। किसी को इस रहस्य की उम्मीद नहीं थी। असली राजा के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। झूठ, तुम मेरा भाई नहीं हो। लेकिन नकली राजा ठहाका मारकर हंसा। सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत पतली होती है भाई। तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साये की तरह था। जब तुम राजमहल में ऐश कर रहे थे, मैं अंधेरे में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब मेरा समय आ गया है। मंत्री को यकीन नहीं हो रहा था। अगर यह सच है तो तुमने अब तक खुद को छिपाए क्यों रखा और राजा की जगह लेने की साजिश क्यों रची? नकली राजा की आंखों में क्रोध चमका, क्योंकि यह राज्य मेरा भी उतना ही हकदार था जितना कि राजा का। लेकिन मुझे जन्म के समय ही महल से दूर कर दिया गया। मेरे अस्तित्व को मिटा दिया गया ताकि कोई विवाद ना हो। लेकिन अब मैं लौटा हूं और मैं इसे छीन कर रहूंगा। अब मंत्री समझ चुका था, यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, यह एक पुराने राज्य का बदला था। असली राजा ने तलवार निकालते हुए कहा, अगर तुम सच में मेरे भाई होते तो तुम इस सिंहासन के लिए लोगों की हत्या नहीं करवाते। तुम्हें सत्ता नहीं चाहिए, तुम्हें बदला चाहिए। नकली राजा की आंखों में पागलपन उतर आया। अगर यह सत्ता मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे किसी का भी नहीं बनने दूंगा। और उसी क्षण उसने अपनी तलवार निकालकर असली राजा की ओर झपट्टा मारा। मंत्री और सेनापति ने अपनी तलवारें तान ली। अब यह सिर्फ एक षड्यंत्र नहीं था, बल्कि एक आखिरी निर्णायक युद्ध था। राजमहल की दीवारों के भीतर असली राजा और नकली राजा की यह लड़ाई तय करने वाली थी कि आखिर यह ताज किसका होगा और कौन मरेगा। महल के सिंहासन कक्ष में तलवारों की टकराहट गूंज उठी। असली राजा और नकली राजा के बीच भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। नकाबपोश योद्धाओं ने मंत्री और सेनापति पर हमला बोल दिया, लेकिन महल के वफादार सैनिक भी मुकाबले के लिए तैयार थे। चारों तरफ युद्ध का शोर था। तलवारें चमक रही थी और खून की बूंदें संगमरमर की जमीन पर गिर रही थी। मंत्री ने एक नकाबपोश को मारते हुए नकली राजा की ओर देखा। वह असली राजा से कहीं ज्यादा तेज था। उसकी हर चाल घातक थी। ऐसा लग रहा था मानो वह वर्षों से इस युद्ध की तैयारी कर रहा था। असली राजा का माथा पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जुनून था। वह अपने खोए हुए सिंहासन की रक्षा करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। अचानक नकली राजा ने एक खतरनाक वार किया, जिससे असली राजा का कंधा कट गया और खून बहने लगा। मंत्री को एहसास हुआ कि अगर कुछ नहीं किया गया तो नकली राजा जीत सकता है। उसने सेनापति की ओर देखा और चिल्लाया, हमें इस युद्ध को जल्दी खत्म करना होगा। सेनापति समझ गया। वह कुछ सैनिकों के साथ तेजी से पीछे के गलियारे की ओर भागा। मंत्री ने नकली राजा का ध्यान भटकाने के लिए आगे बढ़कर हमला किया। नकली राजा ने क्रूर मुस्कान के साथ मंत्री की ओर तलवार घुमाई और कहा, तुम भी राजा की ही तरह मूर्ख हो। यह सिंहासन सिर्फ ताकतवर के लिए है और आज मैं तुम्हारी क्रांति को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मंत्री ने तलवार से वार रोका और कहा, सिंहासन का असली हकदार वह होता है जिसे लोग चुनते हैं, ना कि वह
जो इसे जबरदस्ती हथियाने की कोशिश करता है। लेकिन नकली राजा हंस पड़ा। लोगों की सोच मायने नहीं रखती, उन्हें सिर्फ एक मजबूत शासक चाहिए और मैं वही हूँ। जैसे ही वह मंत्री पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, महल में जोरदार आवाज गूंज उठी। सिंहासन कक्ष के ऊपरी हिस्से से गर्म तेल की बड़ी धार गिरने लगी। सेनापति ने गुप्त गलियारे से महल की पुरानी सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया था। गर्म तेल नकाबपोश योद्धाओं पर गिरा, जिससे वे तड़पने लगे। नकली राजा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच असली राजा ने मौका देखकर अपनी तलवार उसकी छाती में घुसा दी। नकली राजा के चेहरे पर झटका था, उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, ना, नहीं, ये मेरा राज्य था। और फिर उसने अंतिम सांस ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने गहरी सांस लेते हुए चारों ओर देखा। युद्ध खत्म हो चुका था। नकाबपोश योद्धा मारे जा चुके थे या आत्मसमर्पण कर चुके थे। असली राजा थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। मंत्री ने राजा की ओर देखा और कहा, अब राज्य को एक नया भविष्य देना होगा, सिर्फ राजा के बल से नहीं, बल्कि जनता की शक्ति से। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। महल पर एक नया सूरज उगने वाला था, जहां सत्ता डर से नहीं, बल्कि विश्वास से चलेगी। लेकिन क्या यह नया राज सच में स्थिर रहेगा या फिर कोई और नया षड्यंत्र जन्म लेगा? यह तो सिर्फ समय ही बताएगा। महल के बाहर जनता धीरे धीरे राजा के शब्दों को स्वीकार कर रही थी, लेकिन मंत्री की नजरें अब भी उसी अंधेरे कोने में जमी थी। छाया हिली और फिर धीरे धीरे एक व्यक्ति सामने आया। लंबे कद का, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ, उसकी आंखों में गहरी चमक थी, मानो वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो। मंत्री के माथे पर शिकन उभर आई। यह व्यक्ति कौन था? महल के सभी षड्यंत्रकारी या तो मारे जा चुके थे या भाग गए थे, लेकिन यह किसी और इरादे से आया था। राजा भी अब उसकी ओर देखने लगा। तुम कौन हो? राजा की आवाज में अधिकार था, लेकिन अजनबी की मुस्कान हल्की और रहस्यमयी थी। मैं बस एक कहानी का किरदार हूं, जिसे लोग भूल गए थे, लेकिन अब जब नया अध्याय लिखा जा रहा है तो मेरी भी जगह बनती है ना? उसने धीमे स्वर में कहा। मंत्री और सेनापति चौंकन हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, राजा को सिंहासन मिल गया, पर क्या उसे सच में सारा सच मालूम है? राजा का चेहरा कठोर हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? अजनबी ने एक लंबा निश्वास लिया और धीरे से कहा, नकली राजा, जिसे तुमने मारा, वह सिर्फ मोहरा था। असली खेल कोई और खेल रहा था। सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने अजनबी की आंखों में देखा। वह झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन अगर नकली राजा भी किसी का मोहरा था, तो फिर असली मास्टरमाइंड कौन था? राजा ने तलवार कसकर पकड़ ली। अगर तुम सच जानते हो तो बताओ, कौन है वह जिसने इस राज्य के साथ इतना बड़ा धोखा किया? अजनबी मुस्कुराया, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। फिर उसने धीरे धीरे कहा, जिसने इस युद्ध की शुरुआत की थी, वह अभी भी महल के अंदर है। राजा, मंत्री और सेनापति की आंखें चौड़ी हो गई। महल के अंदर? और तभी महल के गलियारों से एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। कोई था जो उनकी हर बात सुन रहा था। मंत्री ने झटके से अपनी तलवार निकाली और सेनापति को इशारा किया, महल को घेर लो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अजनबी की ओर देखा। अगर तुम जानते हो कि वह कौन है तो नाम बताओ। अजनबी ने एक कदम पीछे लिया। उसकी मुस्कान अब और गहरी हो गई थी। नाम बताने से क्या होगा महाराज? असली दुश्मन वह नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हैं, बल्कि वह है जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझते हैं। राजा और मंत्री दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो क्या महल के अंदर कोई और विश्वासघाती था? लेकिन कौन? सेनापति, कोई दरबारी, या मंत्री खुद? सिंहासन कक्ष में तनाव घना हो गया। महल की दीवारें अब भी राज छुपाए हुए थी और यह खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। क्या राजा अपने ही लोगों के बीच छिपे दुश्मन को पहचान पाएगा, या यह नया षड्यंत्र उसे भी खत्म कर देगा? यह तो सिर्फ एक नई साजिश की शुरुआत थी। सिंहासन कक्ष में हवा भारी हो गई थी। अजनबी के शब्द अब भी गूंज रहे थे। असली दुश्मन वही है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। राजा, मंत्री और सेनापति की आंखें एक दूसरे पर टिकी थी। संदेह की एक अदृश्य तलवार अब उन सभी के बीच लटक रही थी। राजा ने एक गहरी सांस ली
और तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा, अगर महल के अंदर ही कोई गद्दार है तो हमें उसे अभी खोज निकालना होगा। मंत्री ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में हलचल थी। क्या यह संभव था? उसने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को देखा, सेनापति, दरबारी, महल के रक्षक। क्या इनमें से कोई वास्तव में विश्वासघाती हो सकता था? अचानक महल के गलियारों में तेज आवाज गूंजी। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और घबराई हुई आवाज में बोला, महाराज, शाही खजाने का दरवाजा टूटा हुआ मिला है और वहां रखी हुई कुछ महत्वपूर्ण राजकीय मुहर और दस्तावेज गायब है। राजा और मंत्री चौंकन हो गए। क्या? लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद यह कैसे संभव हुआ? अजनबी मुस्कुराया। यही तो मैंने कहा था, कोई अंदर का ही आदमी है जिसे हर गुप्त दरवाजे, हर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, महल के सभी द्वार बंद कर दो, किसी को बाहर जाने मत दो। सैनिक तुरंत दौड़ पड़े, लेकिन इससे पहले कि वे दरवाजे बंद कर पाते, एक छाया तेजी से महल के पिछले गलियारे की ओर भागती दिखी। मंत्री ने झटके से तलवार निकाली और चिल्लाया, वह वहां है, पकड़ो उसे। राजा, मंत्री और सेनापति ने कुछ सैनिकों के साथ तुरंत पीछा किया। महल के संकरे गलियारों में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। भागने वाली छाया तेजी से एक गुप्त मार्ग में घुस गई। यह वही मार्ग था जिसका इस्तेमाल केवल खास लोग करते थे। मंत्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह तो महल के गुप्त तहखाने की ओर जाता है, लेकिन इसका रास्ता तो सिर्फ वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया कि राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीर स्वर में कहा, केवल तुम्हें, सेनापति को और कुछ खास दरबारियों को पता था, है ना? मंत्री कुछ नहीं बोला, लेकिन अब शक और भी गहरा हो चुका था। अगर गद्दार महल के तहखाने के रास्ते से भाग रहा था तो वह कोई आम व्यक्ति नहीं था। वह कोई था जो सत्ता के सबसे करीब था। राजा, मंत्री और सेनापति ने तेजी से उस गुप्त मार्ग में प्रवेश किया। नीचे अंधेरा था, केवल मशालों की हल्की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। लेकिन जैसे ही वे तहखाने के बड़े कक्ष में पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। कक्ष के बीचों बीच खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सेनापति था, और उसके हाथ में शाही मुहरें और दस्तावेज थे। राजा के चेहरे पर अविश्वास छलक उठा। सेनापति, ये तुम क्या कर रहे हो? सेनापति के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने शांति से राजा की ओर देखा और कहा, मुझे खेद है महाराज, लेकिन यह सब बहुत पहले ही तय हो चुका था। मंत्री को झटका लगा। तो यह सब? नकली राजा, महल पर हमला, गुप्त दस्तावेजों की चोरी, ये सब तुम्हारी योजना थी? सेनापति ने सिर हिलाया। मैंने यह सब सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं किया। ये राज्य सड़ चुका है और तुम्हें लगता है कि तुम इसे सिर्फ कुछ भाषणों और वादों से बदल सकते हो? राजा की आंखें गुस्से से जल उठी। और तुम्हारा तरीका क्या था? धोखा देना, अपनी ही सेना और जनता को मारना? सेनापति ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कभी कभी पुरानी इमारत को गिराना पड़ता है ताकि एक नई मजबूत इमारत बनाई जा सके। मंत्री ने अपनी तलवार तान दी। यह देश कोई इमारत नहीं जिसे तुम अपनी मर्जी से गिरा सको। तुमने हमें धोखा दिया और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सेनापति ने सिर झुकाया और कहा, हो सकता है। लेकिन उसने अचानक शाही मुहरें और दस्तावेज जमीन पर फेंक दिए और अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली। राजा और मंत्री सतर्क हो गए। अब बहुत देर हो चुकी है, सेनापति ने कहा और शीशी का ढक्कन खोल दिया। अंदर जहर था। राजा चिल्लाया, रुको! लेकिन इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, सेनापति ने जहर पी लिया। कुछ ही सेकंड में वह कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसके होठों पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। ये अंत नहीं है महाराज, ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। और अगले ही पल सेनापति जमीन पर गिर पड़ा, मृत। महल के तहखाने में सन्नाटा छा गया। राजा, मंत्री और सैनिक बस उसे देखते रह गए। मंत्री ने धीरे से कहा, अगर सेनापति इस साजिश के पीछे था तो नकली राजा उसका सिर्फ एक मुहरा था। लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी है। राजा ने उसकी ओर देखा। क्या? मंत्री ने जमीन पर पड़े दस्तावेज उठाए और फुसफुसाया, अगर सेनापति असली मास्टरमाइंड था तो यह जहर उसने अपने लिए क्यों रखा? और वह यह क्यों कह गया कि यह नई शुरुआत है? राजा का चेहरा गंभीर हो गया। कहीं कोई और तो नहीं था जो इस पूरी साजिश को देख रहा था? क्या यह सच में अंत था
या फिर महल की दीवारों के पीछे कोई और भी बड़ा खेल खेल रहा था? यह साजिश खत्म नहीं हुई थी, ये बस एक और राज की परत खोल रही थी। महल के तहखाने में अब भी सन्नाटा पसरा था। सेनापति की निर्जीव देह जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसकी अंतिम मुस्कान ने राजा और मंत्री दोनों के मन में एक गहरी बेचैनी छोड़ दी थी। यह अंत नहीं, यह सिर्फ एक नई शुरुआत है। उसके यह आखिरी शब्द अब भी उनके कानों में गूंज रहे थे। राजा ने दस्तावेजों को मंत्री के हाथों से लिया और उन्हें गौर से पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी निगाहें उन कागजों पर दौड़ती गईं, उसका चेहरा गंभीर होता गया। यह तो, राजा ने फुसफुसाते हुए कहा, राज्य के कुछ सबसे गुप्त समझौते और पत्र हैं जो मैंने कभी देखे ही नहीं। मंत्री ने हैरानी से दस्तावेज राजा के हाथ से लिए और पढ़ने लगा। यह तो, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये समझौते तो कई वर्षों पहले के हैं। कुछ पड़ोसी राज्यों के गुप्त समझौते, कुछ पुराने युद्धों के छिपे हुए कारण, और यह देखिए, यहाँ तो हमारे पूर्व राजा के शासन से जुड़े कुछ ऐसे राज लिखे हैं जिनका उल्लेख कभी किसी ने नहीं किया। राजा का चेहरा सख्त हो गया। इसका मतलब यह है कि सेनापति सिर्फ महल पर कब्जा नहीं चाहता था, वह इन दस्तावेजों को किसी और के पास पहुंचाने वाला था। लेकिन किसके? तभी अजनबी, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ा और कहा, और आप यह क्यों मान रहे हैं कि सेनापति अकेला था? राजा और मंत्री ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सेनापति सिर्फ मोहरा था, लेकिन इस खेल का असली खिलाड़ी अब भी छुपा हुआ है। वह अब भी जिंदा है और शायद अब भी आपके बहुत करीब है। राजा ने अजनबी की आंखों में देखा। तुम यह सब कैसे जानते हो? राजा की आवाज में संदेह था। तुम कौन हो? अजनबी हल्का मुस्कुराया। उसने अपना काला नकाब हटाया और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर राजा और मंत्री दोनों अवाक रह गए। यह तो, मंत्री का गला सूख गया। राजा पीछे हट गया। यह असंभव है। अजनबी की आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं वह हूं जिसे तुमने मर चुका समझा था। मैं वह हूं जो वर्षों तक अंधेरे में छुपा रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई बाहर आए। राजा का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुम वही हो जो मैं सोच रहा हो, तो यह खेल सच में अभी खत्म नहीं हुआ। महल की दीवारों में अभी राज छिपे थे और असली दुश्मन अब सामने आने वाला था। महल के तहखाने में जलती हुई मशालों की रोशनी में वह चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। एक चेहरा जिसे राजा ने सालों पहले मृत मान लिया था। मंत्री की आंखें अविश्वास से फैली रह गईं और राजा के हाथ स्वतः ही तलवार के मूठ पर कस गए। यह असंभव है। राजा के होठों से शब्द मुश्किल से निकले। अजनबी ने एक धीमी हंसी के साथ कहा, संभव और असंभव के बीच बस एक ही चीज होती है, सच। और सच यह है कि मैं आज भी जिंदा हूं, राजा, और तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मंत्री ने कांपते हुए स्वर में कहा, अगर तुम सच में वही हो तो इतने सालों तक कहां थे? हमें क्यों नहीं बताया कि तुम जीवित हो? अजनबी ने गहरी सांस ली और अपने काले वस्त्रों को एक ओर किया। अंदर उसकी छाती पर एक गहरा घाव था, पुराना लेकिन अब भी स्पष्ट। क्योंकि मुझे मरना पड़ा था, उसने ठंडी आवाज में कहा। मुझे उन्हीं लोगों ने मारने की कोशिश की थी जिन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था। राजा और मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। यह क्या नया राज्य था? तुम्हारा मतलब किससे है? राजा ने धीरे से पूछा। अजनबी की आंखें अंधेरे में चमकी। इस महल में मौजूद हर व्यक्ति से, महाराज। इस साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं। सेनापति सिर्फ एक मोहरा था, लेकिन असली दुश्मन वही है जो आज भी तुम्हारे सबसे करीब है। मंत्री की पेशानी पर पसीना छलक आया। राजा ने तेजी से पूछा, सीधा नाम लो, कौन है वो? अजनबी आगे बढ़ा, लेकिन तभी महल के ऊपर किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। पूरे महल में भगदड़ मच गई। एक सैनिक हड़बड़ाकर तहखाने में आया और घबराई आवाज में बोला, महाराज, महल के उत्तर वाले हिस्से में आग लग गई है। कुछ नकाबपोश घुड़सवार महल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मतलब दुश्मन अब भी हमारे बीच है। सैनिकों, महल को चारों तरफ से घेर लो। मंत्री कुछ कहने ही वाला था कि अजनबी ने धीरे से कहा, अब भी समझ नहीं आएगा राजा। यह हमला महल के अंदर से ही हो रहा है। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं और यह राज बाहर आए। राजा की आंखों में अचानक एक शक उभर आया। उसने धीरे से अपनी तलवार खींची और कहा, अगर यह सच है तो फिर
उसने अपनी नजरें मंत्री की ओर घुमा दी। मंत्री अचानक थक गया। उसके चेहरे पर एक पल को घबराहट झलकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। महाराज, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हाथों में पकड़ी तलवार अब मंत्री की ओर उठ चुकी थी। अगर तुम निर्दोष हो तो यह बताओ, इतने सालों तक इस साजिश को क्यों नहीं समझ पाए? या फिर? राजा की आवाज कड़वी हो गई। तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था। मंत्री एकदम से पीछे हट गया। अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब सच सामने आएगा। महल में आग लगी थी, सैनिक भाग रहे थे और सिंहासन की गद्दी पर बैठा राजा अब भी नहीं जानता था कि उसका असली दुश्मन कौन है। लेकिन अब वह बहुत करीब था। महल के अंदर भगदड़ मची हुई थी। आग की लपटें उत्तर दिशा के कक्षों को धीरे धीरे निगल रही थी। सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे, कुछ आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ नकाबपोश घुड़सवारों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन तहखाने में खड़ा राजा अब भी अपनी तलवार मंत्री की ओर ताने हुए था। मंत्री का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह अब भी खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। राजा की आवाज में गुस्सा था। तुमने मुझे धोखा दिया मंत्री, तुम जो मेरा सबसे भरोसेमंद था, मंत्री ने कांपते स्वर में कहा। महाराज, यह सब एक गलत फहमी है। मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, ये सब झूठ है। लेकिन अजनबी ने हंसते हुए कहा, झूठ? तो फिर यह बताओ मंत्री जी कि तुमने ही तो सेनापति को इस साजिश में शामिल किया था। तुमने ही उसे दस्तावेज चुराने के लिए कहा था ताकि तुम खुद सत्ता पर कब्जा कर सको। मंत्री की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, यह सच नहीं है, राजा ने तलवार और भी करीब लाते हुए कहा। अगर तुम निर्दोष हो तो साबित करो। तभी तहखाने के दरवाजे पर एक और सैनिक आया। महाराज, आग बुझा दी गई है और नकाबपोश घुड़सवार पकड़ लिए गए हैं। वे कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री ने ही भेजा था। मंत्री का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उसने राजा की ओर देखा। महाराज, यह सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन राजा की आंखों में अब विश्वास नहीं था। उसने तलवार से मंत्री की गर्दन पर वार किया और मंत्री जमीन पर गिर पड़ा। अजनबी ने धीरे से कहा, अब खेल खत्म हुआ राजा, तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। राजा ने तलवार नीचे की और गहरी सांस ली। लेकिन यह सब क्यों? मंत्री मेरा सबसे करीबी था, अजनबी ने कहा। सत्ता का लालच महाराज, सत्ता का लालच किसी को भी भ्रष्ट कर सकता है, और इसी तरह महल का सबसे बड़ा राज्य खुल गया। मंत्री, जो कभी राजा का सबसे वफादार था, सत्ता के लालच में अंधा हो गया था। लेकिन अब राजा को एक नई शुरुआत करनी थी, एक ऐसे राज्य की जहां सच्चाई और न्याय ही सबसे बड़ी ताकत हो। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य से दूर घने जंगलों में एक साधु का निवास था। वह साधु भगवान शिव का अत्यंत प्रबल उपासक था। अपनी घोर तपस्या में डूबा हुआ साधु महीनों से ध्यान में लीन था। उसकी धर्मपत्नी और पुत्र उसकी तपस्या के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। साधु की पत्नी, जो कि काली माता की परम भक्त थी, भी उसके साथ इस जंगल में रहती थी। उस जंगल से लगभग 50 मील दूर एक समृद्ध राज्य था, जिसके राजा पेशवा माधवराव थे। अचानक उस राज्य में एक विचित्र बीमारी का प्रकोप हुआ। यह बीमारी अत्यंत घातक थी और राज्य की प्रजा इससे आतंकित हो रही थी। लोगों के शरीर पर चेचक जैसे दाने निकलने लगे थे और इस बीमारी से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही थी। राजा और उनके मंत्रियों ने इस बीमारी का समाधान ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु हर उपाय विफल रहा। राज्य में हर ओर बीमारी और मौत का साया मंडरा रहा था। राज्य की जनता में इस आपदा को लेकर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि राज्य पर कोई श्राप आ पड़ा है, तो कुछ का मानना था कि राज्य पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। यहां तक कि कुछ लोग इसे देवताओं के क्रोध का परिणाम मानने लगे। परंतु इस विपदा का असली कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा था। राजा माधवराव इस स्थिति से बहुत चिंतित थे। राज्य के भविष्य को लेकर उनकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इस भयानक बीमारी ने उनके बेटे को भी अपनी चपेट में ले लिया था। राजा अब दुविधा में फंस गए थे। एक ओर तो उन्हें अपनी प्रजा की चिंता थी और दूसरी ओर अपने पुत्र की। उन्होंने राज्य में बीमार व्यक्तियों के लिए अलग से शिविर स्थापित करवा दिए थे, ताकि राज्य के अन्य लोग सुरक्षित रहें। बीमारों को
राज्य की सीमा के बाहर इलाज करवाने के लिए भेजा जाने लगा और उन्हें तब तक राज्य में लौटने की अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक वे पूरी तरह स्वस्थ न हो जाए। राजा इस परिस्थिति में बुरी तरह उलझ गए थे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे आगे कुआं और पीछे खाई। वह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। जब बात राज्य की प्रजा की आई तो उन्होंने कठोर कदम उठाने में जरा भी देर नहीं की थी, परंतु जब संकट उनके अपने पुत्र पर आ पड़ा तो उन्होंने उसे चार दीवारी के अंदर छुपाने का प्रयास किया। यह एक राजा के कर्तव्य के विपरीत था, लेकिन वे अपने बेटे की जान को लेकर अत्यधिक चिंतित थे। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो राजा अपने राज्य के प्रमुख पंडित के पास गए। ये पंडित उनके राज्य के प्रति पीढ़ियों से वफादार थे और राजा को विश्वास था कि इस कठिन समय में वही सही मार्गदर्शन कर सकते थे। रात के सन्नाटे में राजा चुपचाप पंडित जी के घर की ओर बढ़े और उनके घर पहुंचकर अपना राज मुकुट उतारकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जैसे ही यह देखा वे हड़बड़ाकर खड़े हो गए और बोले, अरे महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे इस पाप का भागी क्यों बना रहे हैं? ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी है जो आप इस रात के सन्नाटे में यहाँ आई है? बताइए राजन, पूरी बात बताइए। राजा ने धीरे से कहा, पंडित जी, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। राज्य की हालात आप देख ही रहे हैं। जिन लोगों को यह बीमारी हुई है उन्हें मैंने राज्य से बाहर खेमे में रहने का आदेश दिया है। मेरा यही उद्देश्य था कि बाकी लोग जो अभी तक इस महामारी से बचे हुए हैं सुरक्षित रहें। पंडित जी बोले, हाँ राजन, यह तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या उत्पन्न हो गई है? राजा ने गंभीरता से कहा, पंडित जी, मेरी मदद कीजिए। मुझे लगता है कि मेरे पितृ मुझसे रुष्ट हो गए हैं, वरना इतना समृद्ध राज्य अचानक यूं तहस नहस नहीं हो सकता। अब यह संकट मेरे पुत्र और राज्य के भविष्य पर आ गया है। यही मेरी चिंता का कारण है। पंडित जी ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा, आप चिंता न करें राजन, मैं इस बात को बिल्कुल गुप्त रखूंगा और इस संकट की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जहां तक पितरों की क्रोधित होने की बात है तो राज्य के लोग भी ऐसी ही कुछ बातें कर रहे हैं। शायद कोई देवता हमसे नाराज हो गया है। राजा ने पूछा, पंडित जी, इसका क्या उपाय है? पंडित जी ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के कुलगुरु हैं जिन्हें भविष्य देखने का विशेष ज्ञान है और वे सिद्ध पुरुष भी हैं। उन्हें इस बारे में बहुत अनुभव है। राजा ने जवाब दिया, पंडित जी, मेरी उनसे कल ही बात हुई थी। उन्होंने मुझसे एक दिन का वक्त मांगा है। मैंने एक राजा के नाते हर मुमकिन कोशिश की, पर अब मैं हार रहा हूं और मैं यह हार नहीं मान सकता। पंडित जी बोले, हौसला रखिए महाराज, आप हम सबकी शान है। राजकुमार को कुछ नहीं होगा। अगले ही दिन पंडित जी सुबह सुबह कुलगुरु के पास पहुंचे। उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई थी। कुलगुरु ने कौड़ियों को फेंककर भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाने की कोशिश की। जब कुलगुरु ने कौड़ियां फेंकी तो जो दृश्य उभरा उसे देखकर राजा और पंडित जी दोनों हैरान रह गए। कौड़ियां इस तरह इकट्ठी हुई मानो कोई हमें संकेत दे रहा हो। कुलगुरु ने विचार किया और राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य की सीमा समाप्त होते ही जो जंगल शुरू होता है उसमें एक साधु है। जाने कितने वर्षों से वह तपस्या में लीन है। लोगों का कहना है कि उस पर महादेव की कृपा है और उसकी पत्नी मां काली की बड़ी भक्त है। उन्हें सिद्धि प्राप्त है और कई लोग कहते हैं कि मां काली उन्हें साक्षात दर्शन देती है। शायद वही हमारी मदद कर सकते हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जाने की तैयारी की जाए। उधर राजकुमार की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजा ने तय किया कि यदि राज्य और अपने पुत्र को बचाना है तो उन्हें उस साधु के पास जाना ही होगा। सभी तैयारियों के बाद राजा, उनके मंत्री, पंडित जी और कुलगुरु साधु से मिलने के लिए निकल पड़े। चलते चलते रात हो गई तो मंत्री जी के कहने पर राजा ने वहीं रुकने का फैसला किया। खेमे लगाए गए ताकि सुबह होते ही फिर से यात्रा शुरू की जा सके। रात के समय थके हुए थे, इसलिए आराम करना जरूरी था और जंगल में रात में सफर करना भी सही नहीं था। रात के सन्नाटे में राजा चिंताओं में डूबे सोचने लगे कि आखिर वे किस गलती की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके पूर्वज नाराज हो। आखिर ऐसा कौन सा पाप हुआ है जो वे समझ नहीं पा रहे थे।
यही सब सोचते सोचते राजा की आंख लग गई। मंत्री लोग भी सो गए और खेमे के बाहर सैनिकों ने मशालें जला दी ताकि किसी जंगली जानवर का खतरा न हो। राजा ने गहरी नींद में एक सपना देखा। कोई राजा जिसका सिर धड़ से अलग हो रहा है पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। इस डरावने सपने से राजा की नींद खुल गई। सुबह के करीब 4 बजे होंगे। राजा भोर जागे और अपने साथियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ ही समय बाद वे राज्य की सीमा पार कर चुके थे। अब सिर्फ साधु बाबा को ढूंढने की बारी थी, पर यह किसी को नहीं पता था कि वह किस दिशा में मिलेंगे। पंडित जी ने कुलगुरु की ओर देखा और कुलगुरु ने कुछ मंत्र पढ़कर कौड़ियां फेंकी। कौड़ियों ने रास्ता दिखाना शुरू किया और दिन चढ़ते चढ़ते सूरज ढलने से कुछ घंटे पहले वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचते ही कौड़ियों ने रास्ता दिखाना बंद कर दिया। नदी के किनारे एक कुटिया थी। उन्होंने वहां जाकर देखा पर कुटिया खाली थी। राजा को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि क्या यहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। जब मंत्री जी ने कुटिया के अंदर जाकर देखा तो वहां एक काली माता की मूर्ति रखी थी। इसे देखकर मंत्री जी को लगा कि शायद वे सही जगह पर है। मंत्री ने आकर राजा को यह बताया, लेकिन तभी पंडित जी भी एक औरत को लेकर आए, जो कोई और नहीं बल्कि साधु की पत्नी ही थी। राजा ने तुरंत उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां आने का कारण बताने लगे, लेकिन साधु की पत्नी ने उन्हें रोका और कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है महाराज, हम जानते हैं आप क्यों आए हैं। ये सुनकर राजा और मंत्री दोनों हैरान रह गए। फिर साधु की पत्नी ने कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने काली माता की मूर्ति के चरणों में प्रणाम किया, कुछ फूल उठाए और माता से प्रार्थना करते हुए कुछ मंत्र पढ़े। फिर उन फूलों पर फूंक मारकर राजा से कहा, इन फूलों को पीसकर दूध में मिलाकर जल्द से जल्द अपने पुत्र को पिला दीजिए। राजा ने कहा, माता मुझे क्षमा करें, मैं एक राजा हूं, मुझे सिर्फ अपने पुत्र की ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की चिंता है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे राज्य के सारे बीमार लोगों को कुछ राहत मिल सके। साधु की पत्नी राजा की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, महाराज जल्दी से जल्दी नीम के पेड़ की छाल और पत्तियां मनवाइए। यह सुनकर मंत्री और कुलगुरु तुरंत नीम के पेड़ की तलाश में निकल पड़े। जंगल में होने के कारण उन्हें जल्दी ही एक नीम का पेड़ मिल गया और वे पत्तियां और छाल लेकर लौट आए। माताजी ने कुछ वक्त लेकर जड़ी बूटियां मिलाई और छोटी छोटी गोलियां बनाई, जो न तो बहुत बड़ी थी और न ही बहुत छोटी बल्कि सही मात्रा में थी। उन्हें एक पोटली में बांधकर मंत्री को दी और कहा, इन गोलियों को राज्य में जितने लोग पीड़ित हैं उन्हें देना। मंत्री जी ने राजा की आज्ञा लेकर उन गोलियों को लेकर राज्य की ओर प्रस्थान किया। माताजी ने कहा, महाराज अब तो आप कौड़ियों की सहायता से यहां तक पहुंच पाए हैं। उन्होंने कुलगुरु की ओर देखते हुए कहा। यह सुनते ही राजा ने बड़े गर्व से कहा, माताजी आज अगर हमारे कुलगुरु नहीं होते तो शायद हम इस जगह के बारे में कभी नहीं जान पाते। लेकिन माताजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा, आप जिनसे मिलने आए हैं उनसे मिलिए। शाम का वक्त हो चुका था, सूरज ढल चुका था और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। रात की कड़कती ठंड में माताजी ने आग जलाई, जिससे राजा और उनके साथियों को कुछ राहत मिली। वहीं पास में एक नीम के पेड़ के नीचे साधु अपनी तपस्या में लीन थे। तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। साधु ने राजा से कहा, कहिए राजन, क्या संकट है जो आपको व्याकुल कर रहा है। राजा ने आदरपूर्वक कहा, आपको कोटि कोटि प्रणाम ऋषिवर, मेरा राज्य और यहाँ के लोग विनाश के कगार पर है। राजा कुछ और कहने ही वाले थे कि साधु ने बात बीच में ही काटते हुए कहा, महाराज आपके राज्य में एक भयंकर महामारी फैल रही है जिसका अब तक कोई उपचार नहीं मिल पाया है। आप समझदारी दिखाते हुए पीड़ित लोगों को राज्य से बाहर शिविरों में रख रहे हैं ताकि अन्य लोग सुरक्षित रहें। परंतु अब जब आपके पुत्र और राज्य के उत्तराधिकारी पर संकट आया है, लोग कहने लगे हैं कि राज्य पर किसी की बुरी नजर लग गई है। कुछ इसे पितृदोष मानते हैं और कुछ का मानना है कि भगवान नाराज हो गए हैं, जिससे राज्य पतन की ओर बढ़ रहा है। क्या मेरी बात सही है राजन। राजा ने तुरंत साधु के चरण पकड़ लिए और बोले, जी महागुरु, आपकी हर एक बात सत्य है। साधु ने राजा का हाथ पकड़ते हुए कहा,
महाराज, मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए, मेरे पैरों में मत पड़िए। मैं केवल एक माध्यम हूँ, ये सब ईश्वर की मर्जी है। आपको यहाँ लाने वाले आपके राज्य के कुलगुरु हैं। राजा को यह बात अजीब लगी, क्योंकि इससे पहले माताजी ने भी यही कहा था और अब साधु भी वही बात कह रहे थे। राजा ने कहा, महाराज, इन्होंने ही हमें आपके बारे में बताया। परंतु साधु बाबा, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? हम तो आपकी राज्य की सीमा में भी नहीं आए थे और ना ही हम किसी से मिले थे, फिर भी आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? यह सुनकर कुलगुरु ने कहा, मुझे मेरी कौड़ियों ने बताया था। राजा ने विस्मयपूर्वक कहा, अच्छा। साधु ने आगे कहा, हे राजन, आपके राज्य में पहले फैली महामारी को कुछ समय के लिए रोकने के लिए मेरी धर्मपत्नी ने जो जड़ी बूटियां दी थी वह अब तक सभी को दी जा चुकी होंगी, और जहां तक मेरा अनुमान है उन जड़ी बूटियों का असर भी दिखना शुरू हो गया होगा। आप इसकी चिंता मत करें, परंतु यह उपाय केवल अस्थायी है। राजा ने निवेदन किया, ऋषिवर, कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे इस महामारी का स्थायी समाधान हो सके। आप तो स्वयं भोलेनाथ के सेवक हैं, जो कि अनंत काल से आप पर भगवान शिव की कृपा है। कृपया मेरे राज्य को इस संकट से उबारिए। साधु बाबा ने कहा, महाराज, आपके राज्य में आपके पितरों द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण आपकी कुल देवी रुष्ट हो चुकी है। आपके बुजुर्गों ने जो अनजाने में किया वह पितृदोष बन गया, और आपकी कुल देवी मां काल भैरवी, जिनकी पूजा आपके पूर्वजों द्वारा की जाती थी, अब रुष्ट हो चुकी है। ये परंपरा रुक जाने के कारण देवी मां नाराज हो गई। राजा ने चिंतित होकर पूछा, ऋषिवर, तो क्या इसी कारण से राज्य में महामारी फैल रही है? मतलब राज्य के लोगों का कहना सही था कि किसी देवी देवता के क्रोधित होने के कारण यह सब हो रहा है? साधु बाबा हंसते हुए बोले, महाराज, यह तो आपके कुलगुरु शायद अधिक अच्छे से बता पाएंगे। क्या उनकी कौड़ियों ने आपको यह नहीं बताया कि राज्य में महामारी किस वजह से फैली है? साधु के बार बार कुलगुरु पर तंज कसने से राजा को शंका होने लगी। अब रात हो चुकी थी। माताजी ने सभी के लिए खीर बनाई थी, जिसे खाकर सबने विश्राम किया। पंडित जी को भी साधु की बातें धीरे धीरे समझ आने लगी थी। सुबह होते ही राजा ने कुलगुरु से कहा, कुलगुरु जी, राज्य की हालत तो आप जानते ही हैं। ऐसे कठिन समय में आपकी उपस्थिति वहां आवश्यक है। महामंत्री को आपकी सख्त जरूरत है। कृपया राज्य के लिए प्रस्थान करें। जैसे ही ऋषिवर से इस समस्या का समाधान प्राप्त होगा, हम भी तुरंत राज्य लौट आएंगे। कुलगुरु अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर राज्य के लिए रवाना हो गए। उनके जाते ही पंडित जी ने राजा से विनम्रता पूर्वक पूछा, राजन, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? राजा ने सहर्ष कहा, बिल्कुल पंडित जी, पूछिए। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, राजन, महामंत्री एक अत्यंत कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति है, और राज्य में सैनिकों की भी कोई कमी नहीं है। फिर आपने कुलगुरु को क्यों भेजा? क्या आपको अपने मंत्री पर विश्वास नहीं है? राजा ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है पंडित जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अनुपस्थिति में महामंत्री राज्य को भली भांति संभाल लेंगे। लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं, मैंने देखा कि जैसे ही माता जी ने कुलगुरु पर कटाक्ष किया, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर साधु महाराज ने भी कुलगुरु पर कुछ तंज कसे और विचार विमर्श किया। एक राजा होने के नाते मुझे शक हुआ। राजा ने एक क्षण रुककर कहा, मुझे ऐसा लगने लगा कि साधु महाराज शायद कुलगुरु की उपस्थिति में इस समस्या का समाधान नहीं बता पाएंगे, इसलिए मुझे उन्हें यहां से भेजना पड़ा। पंडित जी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, आपने सही निर्णय लिया। कल रात को मैंने देखा था कि जब हम सब सो गए थे, कुलगुरु चुपचाप उठकर कुटिया के बाहर कौड़ियों से कुछ कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैं सो रहा हूं, पर मैं सब देख रहा था। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कर रहे थे। और जैसा कि आपने कहा, मैंने भी माता जी और साधु बाबा की बातों पर ध्यान दिया। मुझे भी शक हुआ, लेकिन मेरे पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। फिर भी कुलगुरु राज्य के संरक्षक है और उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना कठिन है, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अचानक साधु बाबा की आवाज आई, तुम दोनों ने कुलगुरु को भेजकर सही किया। जो तुम जानना चाहते हो वह सब पहले से ही ज्ञात है। यह सुनकर राजा और पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के मन में सवाल उठने लगे
कि आखिर कुलगुरु के साथ क्या रहस्य जुड़ा हुआ है। क्या राज्य में हो रही विपत्तियों के पीछे कुलगुरु का हाथ है? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं समझा नहीं। ऋषिवर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ये बात आज से लगभग 40 साल पहले की है। जब आपके पूर्वज इस राज्य पर शासन करते थे, उस समय राज्य में समृद्धि और खुशहाली थी। आपके पूर्वज हर समस्या का समाधान बुद्धिमानी से करते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया और युद्ध छिड़ गया, परंतु वह राज्य कुछ हासिल नहीं कर पाया और आपका राज्य युद्ध में विजय हुआ। ऋषि ने आगे कहा, हालांकि उस पड़ोसी राज्य के राजा के लिए यह हार असहनीय थी। आमतौर पर युद्ध में विजयी राज्य पराजित राज्य को अपने अधीन कर लेता है। आपके पूर्वजों ने भी यही किया। इस हार से जलते हुए पड़ोसी राज्य का राजा अंदर ही अंदर प्रतिशोध की आग में जलने लगा। आपके राज्य की सीमा समाप्त होते ही जंगल शुरू होता है और उस जंगल के पार पड़ोसी राज्य की सीमा लगती है। ऋषि ने गंभीरता से कहा, वह राजा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जंगल के आदिवासियों के बीच जाकर एक षड्यंत्र रचने लगा। उसने बड़ी चालाकी से उस राज्य के राजा की हत्या कर दी और स्वयं वहां का राजा बन बैठा। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यहां आया था। उसने इस जंगल की सीमा के पास ही अपनी कुल देवी मां काल भैरवी का मंदिर बनवाया। आदिवासियों ने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि आपके पूर्वज आदिवासियों के साथ सद्भावना से रहते थे। ऋषि ने कहा, लेकिन जब नए राजा ने सत्ता संभाली तो उसने कठोर नियम लागू कर दिए। उसने आदेश दिया कि इस सीमा के भीतर किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे राजा ने अनुमति दी हो। नवरात्रि का पावन समय आने वाला था और आपके राज्य के लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते थे। मंदिर में मेला लगता था, जगराते होते थे और लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने आते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने की उम्मीद कम थी। राज्य के सेनापति ने आपके पूर्वजों को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। राजा ने इस समस्या को गहराई से समझा, क्योंकि उन्हें जंगल पर अधिकार नहीं चाहिए था। बस इतना चाहते थे कि मंदिर में पूजा करने से कोई उन्हें रोके नहीं। जब आपके पूर्वज कबीले के राजा से बात करने पहुंचे तो वह पहले से ही अपनी चाल चल चुका था। जैसे ही वे राज्य की सीमा में दाखिल हुए, उसने जाल का फंदा खींच दिया और राजा घोड़े से गिरकर पेड़ पर उलटे लटक गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, राज्य के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और राजा की वहीं जान चली गई। बहुत संघर्ष हुआ, परंतु कबीले के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। कबीले के लोग इस मामले से बेपरवाह थे, लेकिन अब वह राजा था, इसलिए कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। उस राजा ने कबीले के पूर्व राजा की हत्या के बाद जादू टोना सीखना शुरू कर दिया था। उसने जंगल में उगने वाले विषैले पौधों का इस्तेमाल कर आपके राज्य में महामारी फैला दी, जो आप आज अपनी शासनकाल में देख रहे हैं। इस बात की भनक आपके महामंत्री और सेनापति को लग चुकी थी, इसलिए वे भेष बदलकर कबीले के लोगों से मिलने गए और उन्हें समझाया कि हमारा राज्य आदिवासियों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने बताया कि वह आदमी असली आदिवासी नहीं है, बल्कि एक घातक मकसद से आया है। जैसे ही कबीले के अन्य लोगों को यह समझ में आया, उन्होंने आपके पूर्वजों का साथ दिया। वह दुष्ट व्यक्ति इस बात को समझ चुका था, इसलिए वह एक गुफा में जाकर कबीले के राजा की आत्मा का आह्वान कर आपके पूर्वजों पर छोड़ दिया। आत्मा तो किसी की मित्र नहीं होती, इसलिए इस अचानक हुए हमले से आपके दादाजी की मृत्यु हो गई और राज्य में महामारी फैलने से हाहाकार मच गया। आपके पिताजी ने राज्य का सारा भार अपने कंधों पर लिया और उस दुष्ट के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने कबीले के पहले राजा की पत्नी को कबीले का नया मुखिया घोषित कर दिया। इस संकट से उबरने के लिए मुखिया ने जड़ी बूटियों से राज्य की महामारी को ठीक किया। राज्य को इस स्थिति से उबरने में 1 साल का समय लग गया। इस दौरान आपके पिताजी ने बहुत कुछ खोया। उन्होंने अपने पिता को खो दिया, राज्य ने एक महान शासक को खो दिया, आदिवासियों ने अपने मुखिया को खो दिया और आपके राज्य ने अपना पुश्तैनी मंदिर खो दिया। मंदिर के खो जाने के कारण मां काल भैरवी की पूजा बंद हो गई और वर्षों पुरानी परंपरा टूट गई। इसी कारण मां काल भैरवी आपके राज्य से नाराज है। इतना कहने के बाद साधु चुप हो गए और राजा भी मौन हो गए। पंडित जी ने कहा, तो साधु महाराज,
क्या इसका मतलब है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या हम ऐसा माने? कोई भी कुछ नहीं बोला। राजा ने फिर साधु महाराज से कहा, महाराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने बताया कि मेरे पिताजी ने 50 साल पहले इस समस्या को हल कर दिया था। फिर यह संकट अब दोबारा कैसे उठ खड़ा हुआ? और आपको यह सब इतनी बारीकी से कैसे पता है? साधु महाराज ने जवाब दिया, मां काल भैरवी के मंदिर के जो पंडित थे वो एक सन्यासी थे। उस दुष्ट ने उनकी हत्या कर दी थी। मैं उसी वंश का हूं। वो मेरे दादाजी थे। जब उनकी हत्या हुई तब मैं बहुत छोटा था और इस घटना के बाद मेरे पिताजी मुझे और मेरी मां को लेकर राज्य से दूर चले गए। कुछ साल बाद पिताजी को एक सपना आया जिसमें दादाजी ने अपनी मुक्ति की मांग की। इसके बाद पिताजी ने मुझे सारी बातें बताई। मैंने बचपन से साधु सन्यासियों के मठ में जीवन बिताया है, इसलिए मुझे दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हुई। मेरी पत्नी मां काली की बड़ी भक्त है, इसलिए मुझे यह सब ज्ञात है। राजा ने साधु महाराज से कहा, तो फिर महाराज, हमें अब क्या करना चाहिए? साधु महाराज ने समझाया, राजन, सबसे पहले आपको उन आत्माओं की मुक्ति के लिए हवन करवाना होगा जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। फिर उस स्थान पर खुदाई करानी होगी जहां आपके दादाजी ने उस दुष्ट को दबाया था और उसका अंतिम संस्कार करना होगा। उसके बाद मां काल भैरवी की विधि पूर्वक पूजा करनी होगी। राजा ने फिर पूछा, महाराज, एक बात और मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर हमारे कुलगुरु को यह सब पता था तो आपने उनकी ओर तंज क्यों कसा? वो मेरे शक के घेरे में थे। आखिर उनका क्या रहस्य है? साधु महाराज ने स्पष्ट किया, कुलगुरु का इसमें कोई दोष नहीं है। वे भी सच्चाई से अवगत है। वे अपनी योग्यता के अनुसार सत्य का पता लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मेरी पत्नी मां काली की बड़ी भक्त है और मैं एक तपस्वी हूँ, इसलिए उनकी कौड़ियां यह प्रभावी नहीं हो रही थी। तुम्हारे कुलगुरु केवल श्रेय लेना चाहते थे कि उन्होंने राज्य को इस विपत्ति से बचाया। वे सच्चाई जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश नहीं की। इस पर राजा मुस्कुराए और कहा, चाहे जो भी हो, मेरे मंत्री, कुलगुरु और पंडित सभी ईमानदार हैं। राजा ने सैनिकों को बुलाया और साधु महाराज के निर्देशानुसार मंदिर की खुदाई करवाई। वहां से मां काल भैरवी की मूर्ति को निकाला गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। विधि पूर्वक पूजा संपन्न हुई और वहां से जो शव मिले, जो अब कंकाल बन चुके थे, उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार उस दुष्ट राजा की आत्मा को मुक्ति मिली। मां काल भैरवी की पूजा हुई और राज्य में शांति फैल गई। लोग धीरे धीरे बीमारी से उबरने लगे और राजकुमार भी स्वस्थ हो गए। राजा ने अपने पुत्र को सबसे पहले यह सिखाया कि चाहे जो भी हो, कुलगुरु और कुलदेवी की पूजा हमेशा सबसे पहले करनी है। राजकुमार ने अपने पिता की आज्ञा मानी। अब हर वर्ष मां काल भैरवी के मंदिर में पूजा होती और मेला लगता। राज्य में शांति स्थापित हो गई और राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। राजा ने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर राजकुमारी से कर दिया और राज्य को उसे सौंपकर खुद वनवास में तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने साधु महाराज को अपना गुरु मान लिया और उनके साथ रहकर तपस्या में लीन हो गए, परमात्मा को पाने की कोशिश करते हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।